तो अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है एटर्नल्स वॉल्यूम 4। तो अगर याद हो तो वॉल्यूम 3 मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है, बटन पे उसके लिंक है, पूरा का पूरा जाके देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा, बट उससे पहले एक चीज़ बता दो यार, मूवी आ रही है एटर्नल्स, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको जो भी चीज़ें जाननी चाहिए एटर्नल्स के बारे में, जैसे ओरिजिन या फिर एटर्नल्स क्या चीज़ है, या फिर सेलेस्टियल्स क्या चीज़ हैं, क्या पावर्स हैं, कितने एटर्नल्स हैं, कितनी उनकी पावर है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए अभी वॉल्यूम 3 ऑलरेडी कवर हो चुका है, देन वॉल्यूम 4 हो रहा है, और दिसंबर के आसपास वॉल्यूम 5 भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि बेसिकली वो कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। तो जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि क्यों वॉल्यूम 1 से क्यों नहीं स्टार्ट करा। तो बेसिकली जो वॉल्यूम 1 था और जो वॉल्यूम 2 था, वॉल्यूम 2 तो थॉर के साथ था, बेसिकली वो थॉर का था। तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में बेसिकली इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। वॉल्यूम 3 है ना, सॉफ्ट रिबूट मान सकते हो एक तरह से, यानी वही एक तरह से ओरिजिन स्टोरी मान सकते हो, वही सारी चीज़ें कर सकते हो। और वैसे भी वो इतनी ज़्यादा पुरानी कॉमिक है ना, इतनी ज़्यादा पुरानी कि अभी समझाऊंगा ना, एक्सप्लेन करूंगा तो मज़ा भी नहीं आएगा, और मूड ऊपर से और ख़राब ज़्यादा हो जाएगा। तो बिना किसी तरह के वॉल्यूम 4 पे आ जाते हैं। तो पिछले वॉल्यूम में हमें पता ही चल गया था कि क्या क्या बड़े बड़े कांड हो गए थे, कि किसी एटर्नल को याद नहीं था कि वो लोग एटर्नल है, और ये सारे के सारे कांड करे थे स्प्राइट ने, और उसने ये सारे कांड करे, उसके बाद बंदों ने उसको ख़त्म कर दिया, और ये लोग इकट्ठा होने लग गए, क्योंकि इनको और एटर्नल्स की ज़रूरत थी, क्योंकि सेलेस्टियल जिंदा हो चुका था, और उसने होर्ड्स, फोर्थ होर्ड्स यानी कि थर्ड होर्ड्स को बुलाने स्टार्ट कर दिया था, और होर्ड्स अगर आए यहाँ पर तो सब खत्म। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है ड्रीम स्पेस से, जहाँ पे सेलेस्टियल और मकारी कनेक्टेड होते हैं, और जैसे कि हमने लास्ट इस वॉल्यूम में भी देखा था कि स्टोरी यहीं पे ख़त्म हुई थी। तो यहाँ पर ये दोनों है ना बातें कर रहे होते हैं, कि वो बोलता है कि ये तुम्हारा ही आइडिया था ना इन सारे एटर्नल्स को लोकेट करने का, चलो मैं तुम्हें एजुकेट करता हूँ इन सारी चीज़ों पे, और अपनी जो एनालाइज फंक्शन है उससे तुम्हें हेल्प करूँगा। तो ये कैसे हेल्प करेंगे, ये बेसिकली ना हर एक जो होती है सिस्टमेटिकली कैटलॉग की हेल्प से हर एक स्किल और हर एक पावर को वो करेंगे, जस्टिफाई करेंगे हर बंदे की, जो कि ह्यूमन सपियंस से ज़्यादा है। और जैसे वो होगा कांड, ये सारी चीज़ों को स्पेसिफाइक वे में कनेक्ट करके देखेगा, और जैसे कि हम जितनी भी चीज़ें हैं हम है ना आपस में कनेक्ट होते हैं, और जैसे ही हम कांटेक्ट में आते हैं, जो भी हमारा स्पेसिमेन होता है वो एक दूसरे जनरेशन से एक दूसरी जनरेशन में जाता है, ऐसे ही हम आपस में मिलते हैं, और ऐसे ही पूरा का पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड होता है। तो बट ये मकारी को कैसे हेल्प करेगा, तो जो क्लासिफिकेशन एटर्नल है ना, वो एक सब्जेक्ट है जनरली उन लोगों का, यानी उन लोगों की फंक्शन का। तो ये जो जितनी भी चीज़ें करेंगे, जैसा कि स्प्राइट ने करी थी, उसकी वजह से है ना इन सब का माइंड जो वॉश हो चुका था, इनको किसी को कुछ याद नहीं था। तो दिस इज़ द लाइफ जो भी इनके साथ हुआ था, बट इसके पास बहुत कम टाइम है, क्योंकि वो कुछ कुछ होने वाला है, कुछ है जो वो आ रहे हैं। ये काम ये चाहता तो एक झटके में सारी चीज़ें ख़त्म कर सकता था, अभी भी सोते हुए स्टेज में भी आधे सोलर सिस्टम को तो ख़त्म कर सकता था, बट ये इसका मिशन नहीं था। इसका मिशन तो क्या था, इसका मिशन टू सर्व द फक्रम। तो यहाँ पर है ना जो इकारिस होता है और जो थीना होती है वो रास्ते पे होते हैं पेरिस के, और वो बोलता है कि हमारे पास टाइम कम है, तो वो फिर वो बच्चे की बात लेती है और उसको बात को काट देती है, और इस बात को है ना नोटिफाई कर लेता है मतलब इकारिस, और वो बोलता है बच्चे को बीच में मत लाओ, जो भी है हमारा जो कांड हो रहे हैं ना, अगर तुम नहीं करोगे इतनी जल्दी तो बाकी एटर्नल्स को, ऑलरेडी 3 एटर्नल्स को है ना माइंड वॉश कर चुका है ड्रग। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें वो माइंड ब्रेन वॉश कर रहा है उन लोगों के साथ, और है ना हमें भी उनका जो वो है वो यूज़ करना चाहिए उसका मेथड, क्योंकि अगर नहीं करा तो ये सारे लोग भूल जाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं, और वो इन सब चीज़ों पे राज कर लेगा। तो फिर वो बोलते कि वो कुछ भी हो जाए वो ये यूज़ नहीं करेगी। तो फिर वो बोलता पागल पागल हो क्या भाई तुम, हैं होर्ड्स आने वाले हैं, उनका अटैक होगा, अगर वो आएंगे तो हमें सब सारे के सारे एटर्नल्स की ज़रूरत है, फिर बाद में उनको मेमोरी दे देंगे यार, कोई ज़रूरत नहीं है उनकी। तो फिर वो मना कर देती है कि कुछ नहीं, हम ड्रग्स से जैसा नहीं हो सकते। और यहाँ पे कोई चीज़ होती है जो इनको वो कर रही होती है, क्लासीफाइड कर रही होती है कि इनकी पावर, इनकी स्ट्रेंथ वगैरह, क्योंकि जो भी मेमोरी वगैरह होती है ना वो उनकी खुद की होनी चाहिए असली वाली। तो इसलिए ना वो मना कर देती है, मतलब थी ना कि वो इसका यूज़, इस चीज़ का यूज़ बिल्कुल नहीं करेगी। यहाँ पे सेलेस्टियल ने एक और बंदे को ढूंढ लिया होता है जिसकी थोड़ी जो पावर होती हैं वो सप्रेस्ड होती हैं, बट उसका नाम होता है फिलिप्स टॉस, जो कि जूफोली में वगैरह वगैरह होता है, तभी मकारी मकारी
उसको आवाज़ आने लगती है। इधर हम लोग को देखने को मिलता है कि फैंटास्टिक फोर के बंदे उसको बोल रहे हैं मकारी। यहाँ पर जितना भी यूनिवर्स के जितने भी बंदे होते हैं उसको मकारी मकारी चिल्लाने बोलने लगते हैं, मकारी रोको इसे, मकारी वेकअप वेकअप। और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है होड्स होड्स वो आ रहे हैं, दी होड्स। और यहाँ पे ना सैलिस, यहाँ पे सैरसी उसको जगाने की कोशिश करती है और वो जाग जाता है। और ये पता चलता है कि लगभग 2 दिन से ऐसी स्टेट में पड़ा हुआ है, यानी उससे बात कर रहा है। और 12 घंटे पहले लगभग इसका हार्ट जो है ना वो काम करना बंद हो गया था, इसकी जो नफ्स थी वो बंद हो गई थी, पूरा ठंडा पड़ चुका था, लगभग मर ही चुका था। तो ये बोलता है अजैक से कंटेक्ट किया, तो फिर वो बोलती है हाँ करा। वो बेवकूफ़ बोल रहा है कि बस वेट करो और देखो, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर बोलता है काम डाउन यार, उसको थोड़ा वेट काम करने दो, वो वैसा नहीं रहा है। इनफैक्ट हम भी सब भी वैसे नहीं रहे हैं उस कांड के बाद। अब इधर वज्ररेखा में ड्रग का राजवाज चल रहा है, मतलब इधर का शासक वगैरह बन चुका है, कारण मतलब राजवाज कर रहा है इधर। तभी एक बंदा आता है कि सर आप वो सारी चीज़ें मिल चुकी हैं जिस बंदे के बारे में आप ढूंढ रहे थे। तो वो बोलता है इतना टाइम कैसे लगा, तो उसकी फटके चार हो जाती है और बहुत हल्का लाने भी लगता है। वो बोलता है कोई बात नहीं सर, हम अगली बार ये सारी चीज़ें कर लेंगे। और फिर वो उसको है ना एक वो देता है, मतलब एक फादर का वो देता है, जो भी होता है मतलब फ़ोटो वगैरह कि ये बंदा मिला है। तो उधर दूसरी तरफ से चर्च में ये फादर मतलब स्पीच दे रहा होता है, स्पीच कम बखैती ज़्यादा कर रहा होता है। और लिटरली इसकी ईविल लाफ देख के भी ये पता चल जाता है, और ये सच में बहुत बड़ी बड़ी बखैती कर रहा होता है। इधर फिर थोड़ी देर बाद में ये चर्च के बाहर नदी के पास पीने वीने लगता था। एक लड़की इसके पास आती है, जो भी इसके पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड, जो इसने ना बात बोली थी उसके बारे में, मतलब जो भी चर्च में अभी बोला इसने फालतू की चीज़ें उसके बारे में। बट ये उसको बिठाता है और फिर चलो छोड़ो। तो फिर ये बोलता है कि हम ड्रग को जाके पेल क्यों नहीं देते इधर दूसरी तरफ। तो यहाँ पे थीना बोलती है कि हम डैड ने बोला है कि हम उसको कुछ नहीं कर सकते जब तक वो वज्ररेखा में है। तो फिर वो बोलता है मैं कभी कभी मन करता है ना इस बंदे को मैं थ्रोन से उठा के पेल दूँ, बट कुछ नहीं कर सकते। बट उसके बारे में सुना क्या बोलते हैं, उसका बॉन्ड अभी सेलेस्टियल के साथ है, मकारी का बॉन्ड, बट बॉन्ड कुछ ज़्यादा अजीब है, कोई और कम्युनिकेट कर ही नहीं पा रहा है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। और एक और क्वेश्चन, हम रोड ट्रिप पे क्यों जा रहे हैं, हम सीधा उड़ के क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि बेसिकली यही एक आखिरी वो है, वो क्या नाम था, एक तरीका जिससे ये नज़र में ना आए उन लोगों की, यानी कि वो ड्रग के एजेंट्स की। अब इधर सैरसिस को बताते कि ये लगभग मर ही चुका था, तो इसने ना सर्जरी परफॉर्म करी, एक सर्जरी टाइप की चीज़ जिसकी में इसने उसके दिल तक हाथ डाल दिया था अपना, बट है ना उसमें ब्लड वेसल्स में ब्लड ही नहीं था बिल्कुल भी। तो उसको रोकने के लिए बोलती है सब, और फिर और वो बोलती है कि रोक दो इन सब सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें ना अजैक पे छोड़ दो। तो फिर वो बोलता है कि मैं नहीं छोड़ सकता। तो मतलब वो कंफ्यूज, वो बताता है कि क्यों नहीं छोड़ सकता, क्योंकि सेलेस्टियल्स पर ट्रस्ट नहीं करता, पता नहीं क्यों बट वो नहीं करता। ये कंफ्यूज कि भाई कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई अनदर वे होगा। तो वो पिनक जाता है और बोलता है जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, यही वे है, अगर यहाँ पे तुम लाइफ चाहती हो तो जो कर रहा हूँ वो करने दो। और उसको पिनक आती है, वो मारती है, बट वो पकड़ के वहाँ से भाग जाता है। इधर दूसरी तरफ वो फादर है ना उस लड़की के साथ मतलब कर रहा होता है, तभी अचानक से उस लड़की की चीख निकल जाती है, देखो डेविल, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है ड्रग, वो भी एकदम जेन्युइन स्टाइल में। और वो है ना उस लड़की को वहाँ से भगा देता है और उस बंदे को पकड़ता है और है ना एकदम लैगबा बोलता है और चिल्ला के कन्वर्ट कर देता है एक एटर्नल में, मतलब ये भी एक एटर्नल है। और इसका भी ऑब्वियसली यार इसका भी माइंड वॉश ही कर दिया अजैक ने, तभी सॉरी ड्रग ने। तभी यहाँ पे वो आते हैं मतलब थीना और इकारिस, और इन लोगों से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ये लैगबा को पीछे रखता है और इन दोनों को बहुत बुरी तरह पेल देता है, दोनों को पेल देता है। और तभी है ना इकारिस पीछे से इसको पकड़ लेता है और एक लेज़र बीम फायर कर देता है, जिससे इसकी हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है। और वो बोलता है कि हम लोग इतने टाइम से फाइट कर रहे हैं और तुम मुझसे आज तक कभी नहीं जीत पाए, तो ये सारी चीज़ें छोड़ो, लोगों को मैनिपुलेट करना बंद करो और लैगबा को हमें दे दो। तो फिर वो बोलता है ओके चलो एक सौदा करते हैं। तो बोलता है सौदा, कैसा सौदा? बोलता है एक लाइफ का दूसरी लाइफ के लिए। और तभी है ना उसकी कार ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है और उसमें उसका लौंडा होता है ना वो होता है, और वो कार जाने लगती है पानी के अंदर। यहाँ पे ना ऐसा दोबारा से लगता है कि कोई है ना इन लोगों की कमेंट्री वगैरह कर रहा है, और यहाँ पर वो और ज़्यादा अंदर जाने लगती है, 10-20 सेकंड में हो जाती है। तो ये लोग उसको बाहर निकाल के लाते हैं और वो ज़िंदा होता है बंदा उस बात पे। और हाँ,
एक बार ये चीज़ नोटिस करी, जैसे ही इस लौंडे का सीन आता है ना, इस लौंडे का, तो ये जो सारी चीज़ें ना ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ना यहाँ पे वो कर रहा है, कमेंट्री कर रहा है, जो कि इस रेड बॉक्स में दिखाया जाता है, रेड एंड ब्लैक बॉक्स में। ये एक थोड़ा सा ईस्टर एग है जो आगे काम आएगा। नाउ इट्स टाइम फॉर इशू 2। तो इधर वॉइस रॉय का में ड्रग ने काउंसलिंग बना ली होती है जितनी भी एटर्नल्स की, उन लोग उसने बचाया था और उसने उनका माइंड वॉश करा था। तो बेसिकली यहाँ पर ना इसका मेंटेलिटी क्या है कि जितने भी एटर्नल्स है उनको बचा रहा है, जैसे कि जो ज्यूराज है वो बचा रहा है, बट है ना ये यहाँ पर सबका माइंड वॉश करना चाहता है ताकि कि ये प्राइम एटर्नल बने। तो यहाँ पर है ना इन सबको बता रहा होता है कि ये जो वहाँ पर हम लोग, ये लोग हमें डिज़र्व नहीं करते, हम कब तक इनकी गंदगी साफ़ करते रहेंगे, कब तक ये सब करता रहेगा, तुम मेरा साथ दो, मैं एक प्राइम एटर्नल बनूंगा। और वहाँ पर जो भी हम इतना तगड़ा यूनिमाइंड बनाएंगे, इतना तगड़ा यूनिमाइंड बनाएंगे कि जो बाहर डर का माहौल है, यानी कि जो सेलेस्टियल है, वो उससे ज़्यादा खतरनाक होगा, इतना खतरनाक कि किसी ने कभी सोची भी ना होगी। जो कि हम एक गॉड हॉट की पावर क्रिएट करेंगे और जो उस ड्रीमिंग सेलेस्टियल से को ख़त्म कर देगा। और ऐसे ही हमारे दोस्त हम इस यूनिवर्स पे राज करेंगे। तो यहाँ पर वो पूछता है यानी लैग्बा पूछता है, अगर हम फेल हुए तो फिर वो बोलता है तो जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं क्या ये उससे बेटर नहीं है। तो फिर यहाँ पर है ना अभी सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन पार्क में हम बेसिकली जानते हैं कि यहाँ पर वो सेलेस्टियल अभी भी खड़ा हुआ था। तो यहाँ पर कुछ लोग होते हैं, बेसिकली हमें पता है यार, जो टूरिस्ट प्लेस बन जाता है एक बार तो वहाँ पर लोग बकैती ज़्यादा करने लगते हैं। तो ये उस लोग उसके बारे में बकैती कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अजैक को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो एक बंदा होता है वो बहुत बड़ी बड़ी बकैती करने लगता है, लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बाबाओं वाली टाइप। तो वो बोलता है अच्छा, और तुम्हें ये सारी चीज़ें पे कैसे पता? क्या तुम गॉड के साथ 10,000 हज़ार सालों के लिए रहे हो, या फिर तुमने उनको साथ कुछ पढ़ा है? तुम कैसे जानते हो? ये सारी तुम्हारी बेवकूफ़ बनती है। तो उसके बंदे आते हैं, उसको लेके जाने लगते हैं और वो उससे बोलता है अबे तू है कौन बे? तो सबको फेंकते हो बोलता हो आई एम जैक और तुम एक फ्रॉड हो। वो बोलता है एक्सक्यूज़ मी, तुम मुझे जानते भी नहीं हो। तो बोलता है मैं जानता हूँ शायद तुम्हें, देखो तुम्हारी सोल सब कुछ कह रही है, तुम अपने आप को हाउल बुलाते हो बट तुम्हारा नाम है हॉवेल, फ्रैंकलिन हॉवेल। एक बेकार सा प्रोफेसर जिसने एक बेवकूफ़ जिसने अपनी ही स्टूडेंट का रेप करा था, और उससे पहले कि वो किसी को बता पाती तुमने बातें फैलाकर उसको और ज़्यादा बदनाम कर दिया था, है ना? यही हो तुम। और यहाँ पे है ना बहुत बड़ी तबाही मचा देता, बहुत बड़े लेवल की। तो कुछ लोग आते हैं यहाँ पर और इसको पकड़ने के लिए कि फ्रीज हम तुम्हें पकड़ चुके हैं। तो फिर वो बोलता है भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे लिए कोई थ्रेट वेट नहीं हूँ। तो फिर वो बोलती है कि ये सारी चीज़ें हम पे छोड़ दो, हम डिसाइड करेंगे। तो फिर वो है ना उन लोगों का माइंड मैनिपुलेट करके है ना वो बोल देता है कि जिसने भी ये सारा कांड करा था वो सब गए, और इन लोगों का माइंड मैनिपुलेट होता है कि वहाँ से चले जाते हैं। अब ये ड्रीमिंग सेलेस्टियल के पास में जाता है कि क्यों क्यों तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो? क्या मैंने अपनी लॉयल्टी तुम्हें प्रूफ नहीं करी? तो क्या मैंने तुम्हें इतने टाइम तक सर्व नहीं करा? तो क्यों तुमने उसे चूज किया? वाई मकारी? इधर ड्रीमिंग सेलेस्टियल्स को ड्रीम स्पेस में, यानी मकारी को ड्रीम स्पेस में सेलेस्टियल का बर्थ दिखा रहा होता है, जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। जो कि कई जो स्टार्स होते हैं उनकी डेथ होती है बट इनकी ये लाइफ होती है। यहाँ से होती है सारी चीज़ें स्टार्ट, यानी कि ये ना एक इम्प्लांट करते हैं लाइफ यूनिवर्स में जगह जगह पे जाकर। और ये एक प्लानट दिखाते हैं जिसकी लोकेशन होती है 654.34 और 54.979.218 पॉइंट, ये होती है उसकी लोकेशन। और वो बोलता है कि तुम मुझे क्या दिखा रहे हो तुम मुझे? तो वो बोलता है सब चीज़ मकारी, ये ऐसी जगह है जहाँ पर है ना हम ऐसा काम करते हैं कि हम पोटेंशियल चेक करते हैं लोग, मतलब एक स्पीशीज़ की, और जिसमें अच्छी खासी पोटेंशियल होती है वहाँ पे हम कुछ जो 100 बंदे होते हैं उनको लेते हैं, उसको क्लासिफिकेशन एटर्नल्स में चेंज करते हैं, और उन्हीं में से 100 बंदे लेते हैं, उनके बाद 100 बंदे लेते हैं, उनको क्लासिफिकेशन डिविडेंट्स में चेंज करते हैं। और जो एटर्नल्स होते हैं वो बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल होते हैं डिविडेंट से, पर डिविडेंट के पास है ना बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी है ना ब्रीड करने की पावर होती है, मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, और हम उन लोगों को वहाँ पर छोड़ देते हैं उनके हाल पर, ये सारी चीज़ें बैलेंस करके। और ऐसे ही हम फ्लक्रम को वो करते हैं, सर्व करते हैं।
इधर शील्ड हेली कैरियर में आयरन मैन बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, क्योंकि ये लोग जो भी एटर्नल्स है वो साइन इन नहीं कर रहे हैं ऑफिशियली। तो फिर वो बोलती है हम लोग नहीं कर सकते हैं, बेसिकली हम लोग यूएस के सिटीजन है ही नहीं, सेर्सी बोलती है। तो वो बोलता है क्या माने फिर हम तुम लोगों को इलीगल एलियंस। तो फिर वो बोलता है क्यों ना तुम प्रेफर करो हमें अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स। तो बोलता है ये काम तो ठीक है, बट क्या हो अगर अनडॉक्यूमेंट वर्कर्स वहाँ पे लोगों का जो भी वहाँ पे मेले में जाकर तबाही मचाए। तो फिर वो बोलती है कि मैं सॉरी बोलती हूँ अजाक ने जो सब करा इन सब चीज़ों के लिए, बट तुम्हें ये दोबारा नहीं होगा। तो फिर वो बोलता है कि मैं बिलीव करना चाहता हूँ सर से, बट जो भी कांड यहाँ सब हो रहे हैं इतना बड़ा, वो जो भी है, ये जो भी था, ये सेलेस्टियल है जो भी कहो तुम उसे, बट ये बिलीव करना मुश्किल हो रहा है। तो फिर वो बोलती है कि वो बोलता है कि मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ इसके बारे में। तो फिर वो बोलती है कि बस एक हेल्प करो कि ये सारी चीज़ें बस हम पे छोड़ दो। इधर है ना जो सेलेस्टियल्स होता है, ड्रीमिंग सेलेस्टियल, वो उसका वो बता रहा होता है कि 19 जो कॉस्मिक साइकिल होती है, यानी कि बहुत 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 टाइम, यार बहुत टाइम हो गया, कॉस्मिक साइकिल बहुत बड़ी होती है। जब एक प्लेनेट रेडी हो जाता है या तो प्रिपेयर मतलब जीने के लिए या मरने के लिए, तो जितनी भी चीज़ें हैं फ्लक्रम के लिए स्टार्ट हो जाती हैं। बट यहाँ पर एक ऐसी एंटिटी है यूनिवर्स में जो कि लाइफ फोर्स होती है, उसको है ना सेल्फ एनहेलेशन करने के वो होती काम आती है, यानी ख़त्म कर देती है। उसको कहते हैं द होड्स। और एक ऐसा प्लेनेट जहाँ पे जो सेलेस्टियल की पावर है, मतलब जो एटर्नल्स की पावर है वो ज़्यादा होती है, वो हमें सेलेस्टियल पे छोड़ दिया जाता है, उसका जीना मरना हमारे हाथों में होता है। और जिसके पास जहाँ पर डेविएंट्स की पावर ज़्यादा होती है उसको द हाउड्स को सौंप दिया जाता है, यानी और उसकी फोर्स होती है, लाइफ फोर्स होती है, उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ऐसे ही हम लोग सर्व करते हैं दी वल्क्रम को। और जितने भी सेलेस्टियल्स होते हैं हम है ना लाइफ को इंस्ट्रूमेंट करते हैं, और जैसे ये होड्स वगैरह होते हैं, जहाँ होट्स होते हैं, ये उसका उल्टा करते हैं ना, लाइफ को ख़त्म करते हैं। तो वो बस ये बोलता है ये क्या था, बस इतना ही। तो फिर वो बोलता है क्या पागल पागल हो क्या भाई तुम लोग हैं, ये क्या है। ऐसा लगता है कि तुम जस्ट बस घूमते हो रास्ते में और कोई प्लेनेट मिल गया, वहाँ पे पीस और मतलब गेम वेम खेली तुमने, और जब वो गेम वेम कुछ सालों बाद तुम वापस दोबारा आए और तुमने बस सोच लिया कि किसको उठाना है किसको ख़त्म करना है। तो फिर वो बोलता है यस एग्जैक्टली, ये जो भी हम तुमने कहा ये समरी है हमारे फंक्शन की। तो बोलता है क्या कोई पॉइंट है इसका। तो फिर वो बोलता है कि हमारा फंक्शन एक ही है, द फलक्रम को सर्व करना। तो बोलता है ये फलक्रम क्या चीज़ है बे। तो यहाँ पर इधर एंटार्क्टिका में अजाक के जो क्वार्टर होता है वहाँ पे है ना आता है इकारिस, और उस पर पिनक जाता है कि पागल पागल होगा भाई तुम अजाक वजाक भाई हैं, ये क्या वाह कर रहे हो। तो फिर वो बोलता है क्या, तो ये सारी चीज़ें मैं उस पर छोड़ दूँ, वो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं वहाँ पे लोग हो, उनको लोगों को देखो, और वो बुढ़ा वो ऐसा बंदा ऐसे हमारे सेलेस्टियल के बारे में कहेगा। तो फिर बोलता है अजाक अजाक यार कंट्रोल करो, हम जानते हैं, हमने ये पहली बार नहीं देखा, ह्यूमंस ऐसे ही करते हैं, या तो है ना जिस चीज़ को समझते नहीं उस चीज़ को भगवान मान लेते हैं, या फिर उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। कुछ गड़बड़ वड़बड़ है क्या। तो बोलता कुछ नहीं। तो फिर बोलता तो ठीक है मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। इधर यहाँ पर है ना जो है वो जो शील्ड का वो होता है हेलिकैरियर, वहाँ पर उससे बात कर रही होती है सेर्सी आयरन मैन से, और वो बोलती है कि मेरे को एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना है, कैसे पता चलेगा कि कोई एडिक्टेड है किसी चीज़ से। तो फिर वो बोलता है वेल अगर तुम ये क्वेश्चन पूछ रही हो तो मेरे तो पुराने जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से अगर तुम्हें लगता है कि कोई एडिक्टेड है तो वो एडिक्टेड है। तो फिर वो बोलती है कि मैं उससे हेल्प कैसे करूँगी। तो वो बोलता है कि जब तक कि वो चाहेगा, वो एडमिट नहीं करेगा इस बात को कि वो एडिक्टेड है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो फिर वो बोलता है कि मेरी एडवाइस एक ही है कि उसको फोर्स करते रहो। तो इधर है ना अज़ैक उससे बोलता है इकारिस से कि मैं ही क्यों इस काम के लिए। तो फिर वो बोलता है क्योंकि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, और इससे पहले कि ड्रग, हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि ड्रग कैसे आइडेंटिफाई करता है कि किधर कौन सा एटम है किस टाइम पे। तो फिर हमको ये सारी चीज़ें उधर उसकी नाक के नीचे से पता लगाना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को किसी तरह एक्सट्रीम वे में करना ही पड़ेगा इन लोगों को। यहाँ पर है ना वो जो होता है सेलेस्टियल वो उसको समझाता है फ्लक्रम क्या है। तो फिर वो बोलता है कि एवरी कंपोनेंट इन द यूनिवर्स इज़ द मेजर इन द राइट बैलेंस, यानी कि हर एक कंपोनेंट यूनिवर्स का एकदम बैलेंस में होकर चलता है, फ्रॉम द स्मॉल टू द लार्ज टू द इमेंस।
हर चीज़ फोर्स करी जाती है और पुल्ड करी जाती है एक फोर्स की वजह से। मतलब एक पुश करी जाती है और पुल करी जाती है एक फोर्स की वजह से। कभी कभी ये वायलेंट हो जाता है, बट हर चीज़ एक बैलेंस में रहती है। और हर जो भी पार्टिकल होता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सारी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं टू सर्व द फेल्क्रम। और इसके साथ ये ना जो होता है मकारी, वो उठ जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इधर अंटार्कटिका में वो सारी बातें हैं ना, थीना को बताती है सैर से कि हर टाइम जब वो उठता है ना एक सेशन के बाद, जो भी कहो या फिर तुम उसे, उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होती है। ऐसा लगता है कि वो मरेगा किसी दिन बहुत बुरी तरह से। माना कि ये सेंस नहीं बना इस बात का, बट है ना, जब भी वो उठता है तो ऐसा लगता नहीं है कि वो बचा है, क्योंकि जो उसकी लाइफ फोर्स होती है वो कम होती जाती है। पता नहीं मुझे, बट मैं फील कर सकती हूँ ये, पता नहीं कैसे, बट फील कर सकती हूँ इसे। तो हमें है ना किसी भी तरह कांड करना पड़ेगा। बट है ना यार, वो बोलती कि यार सेलेस्टियल का बॉन्ड है हमारे मरकरी के साथ, वो ज़्यादा क्रिटिकल है, हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम ये सारी चीज़ें कर पाएँ। तो फिर इधर है ना ये सारी बातें जाकर ये थीना इसको बताती है, यानी कि इकारिस को बताती है, पर इकारिस मना कर देता है। तो फिर वो बोलती है कि तो हमें है ना उसको कन्विंस करना चाहिए ना ये सारी चीज़ों के लिए। तो फिर वो बोलता है हम ये कर नहीं सकते, क्योंकि जो उसका बॉन्ड है वही हमारे लिए अभी बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, मतलब हेल्प कर रहा है हमारी सारी चीज़ों में। तो फिर वो बोलती क्यों, तो फिर तुम उनको क्यों नहीं देते, अज़ाक को क्यों नहीं बोल देते ये सारी चीज़ें करने के लिए, वो भी तो कर सकता है। तो बोलता है वेल, वो है ना चाहता नहीं है शायद अज़ाक से बात करना। तो बोलती मतलब, तो बोलता है पता नहीं कैसे, बट वो बोलती है क्यों भाई ऐसा कैसे। तो बोलता है पता नहीं यार, पता नहीं, शायद उसने कुछ ऐसा कांड कर दिया हो, या फिर उसका मूड ख़राब हो, या फिर वो उसकी बंदी बंदी लेके भाग गया हो, इसलिए वो अजैक से बात नहीं करना चाहता। बट अब है ना, हमने एक और बंदे को ढूंढ लिया है, और वो भी मकारी की हेल्प की वजह से, फैथोस। बोलता है, वो बोलती फैथोस ऐसा कैसे हो सकता है, उसको कैसे ढूंढ लिया, उसको तो ढूंढना नामुमकिन है, और वो भी हुआ सिर्फ इसकी वजह से, यानी सेलेस्टियल की वजह से। और है ना अब इनको निकलना पड़ेगा, वो भी अभी के अभी। तो फिर ये जाती है जुरास के पास, अपने फादर के पास, उसको है ना अपने लौंडे की देखभाल करने के लिए बोलती है ना, उसका होमवर्क वगैरह, मतलब जो भी चीज़ें, खाने पीने का टाइम, और है ना सोने वगैरह का टाइम, पढ़ाई वढ़ाई का टाइम, सारी चीज़ें बताती है। बट वो उसको ध्यान ही नहीं दे रहा था, और वो बोलता है इस लगता है इसकी डाइट थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। बोलती है क्या, बोलता है हाँ ये देखो ना, ये दिन पे दिन और पतला होता जा रहा है, इसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो फिर वो बोलती है कि तुम, आपने जो मैंने जो भी कहा वो तुमने सुना भी, आपने सुना भी। तो बोलता है हाँ सुना। वो बोलती है मुझे तो नहीं लगता आपने सुना, आप पागल पागल हो गए हो क्या, इस कुत्ते के पीछे पड़े हुए, अपनी नाती की फिक्र नहीं है तुम्हें, इस कुत्ते की फिक्र है। और वहाँ से चली जाती है ये सारी बातें बोल के, और बोलती है कि अगर इस कुत्ते की ज़्यादा चिंता है तो उसको थोड़ा फैट बढ़ाओ, घी भी खिलाओ, बटर वटर खिलाओ। तो इधर है ना वॉजराइका में जो ये यानी कि लैग्बा होता है, वो है ना ड्रग से पूछता है क्या हम सच में एक हाईजैक कर सकते हैं एक एटर्नल को। तो फिर वो बोलता है अगर इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि ये है ना इसका जो कनेक्शन था वो बार्ट की एटर्नल से टूट चुका था, और उन्होंने इसको बहुत नीची पोस्ट पे कर दिया था, मतलब ख़त्म ही कर दिया था एक तरह से। तो हम कर सकते हैं। तो फिर वो बोलता है कि अजैक, वो मतलब ड्रग, मुझे एक चीज़ बताओ, तुम इन लोगों को ढूंढ के, इन मुझे तुमने ढूंढा कैसे। तो बोलता है कि वेल ये सारी चीज़ें ना अभी तुम छोड़ दो, मुझ पर ही छोड़ दो। तो वो बोलता है क्यों, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। तो बोलता है भाई मैं तुझ पे जान से ज़्यादा भरोसा करता हूँ, बट अभी है ना फ़िलहाल के लिए ये चीज़ मैं अपने तक रखना चाहता हूँ, और फिलहाल हमारा ऑब्जेक्टिव है ना सिर्फ वही एटर्नल होना चाहिए, मतलब सेलेस्टियल होना चाहिए, उसको हमें ख़त्म करना है किसी भी तरह। और यहाँ पर एक बंदे के पास आते हैं ब्राज़ील में, जिसका नाम होता है गिलगमेश, और अगर इन्होंने इसको ले लिया ना तो इन लोगों को हराना लगभग नामुमकिन है। नाउ इशू 3, और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वॉल्यूम में दिखाया था वॉल्यूम 3 में कि इसकी जो सेलेस्टियल की ड्रीमिंग सेलेस्टियल की भसड़ हो गई थी बाकी सेलेस्टियल से, तो उसने ना उन लोगों ने इसको ज़मीन में गाड़ दिया था ताकि कि जो सन की पावर है, सोलर एनर्जी हो, इसको ना मिल सके। और ऐसा क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, वो आज हमें इस कॉमिक में जानने को मिलेगा। तो मकारी अपने अपार्टमेंट में होता है, और वही वो ड्रीमिंग स्टेट की जो होती है, मतलब ड्रीमिंग स्पेस की जो स्टेट होती है वहाँ पर जाता है। और ये जैसे वहाँ पर जाता है तो जो सेलेस्टियल होता है उसको कहानी सुना स्टार्ट कर देता है कि जैसे हम तुम्हारे प्लानट पर आए थे, जैसे तुम्हारा प्लानट अपॉइंट हुआ था, हमारी जो कमांड थी वो एशरिम के थ्रू हम है ना सेकंड होस्ट को बुलाने वाले थे, यानी सेकंड होस्ट आ चुका था, मतलब ये लोग आए थे जब सेकंड बार, पहली बार तो प्लांट करने आए थे, दूसरी बार चेक करने आए
थे तब। और जब भी इनका बैलेंस हो रहा था, वो है ना ज़्यादातर डिविएंट्स, क्लासिफिकेशन डिविएंट के फेवर में था बैलेंस जो था, ठीक है। यानी कि डिविएंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, क्लासिफिकेशन डिविएंट्स। तो ये इसका नाम था, इस वाले सेलेस्टियल का नाम था टैम्योट द कम्युनिकेटर। इसका जो मेन फंक्शन था ये था कि जितने भी कम्युनिकेशन बिठाना था या फिर अपने आप को अलर्ट करना था, अपने लोगों को अलर्ट करना था वन अबव इन ऑल के बारे में। मतलब ये बंदे सारे काम करते हैं वन अबव इन ऑल के लिए। और जानते हो कि वो मार्वल का एक सबसे बड़ा ही गॉड था, और इन लोगों को सिग्नल देना था ताकि कि हॉर्ड्स यहाँ पे आए और जितनी भी लाइफ फोर्स हैं उनको कंज्यूम करें। बट उसके बाद कुछ अलग अलग चीज़ें होने लग गई कि जैसे सेलेस्टियल, जो क्लासिफिकेशन सेलेस्टियल थी, उन्होंने ना वल्क्रम से कांटेक्ट तोड़ दिया। अजीब बात थी ये, बहुत ही ज़्यादा अजीब बात थी। उन्होंने वल्क्रम से कांटेक्ट तोड़ने के बाद जो कि दूसरे सेलेस्टियल्स थे वो सारे है ना अजीब, मतलब उन्होंने डिविएंट्स को ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर वो जो उनका ऑर्डर था कि ये ऑर्डर बहुत ज़्यादा इलीगल था और इलॉजिकल भी था। उन्होंने अब अपने आप से जजमेंट बना दिया कि ऐसा होगा नहीं। मतलब जो भी ये थे जो सेलेस्टियल्स, उन्होंने ये सारा काम करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने टारगेट बना दिया था जिसमें सबसे बड़ा था जायरन, उसने ये करना स्टार्ट करा था। और एशिम, इन लोगों ने ना ये सब करना स्टार्ट करा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने प्रोटोकॉल्स तोड़ दिए और इन लोगों से भसड़ करना चालू कर दी। और यही बात था जो भसड़ का रीज़न बना था। एशिम को ऐसा करना की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी जो उसने करा। और जो भी मैंने डिटेक्ट करा वो ये था कि एशिम है ना सिंपली लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है। पहले तो मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई, फिर कुछ अजीब सा लगा, बहुत ज़्यादा अजीब सा। और इधर वॉइस रोएका में जो उसका जनरल होता है, यानी कि जो मतलब ड्रग का जनरल होता है ना, वो पी पा के अपने घर पे आता है बार वगैरह से, तो भी देखता आगे और फटके चार, क्योंकि उसकी फैमिली के साथ डिनर टेबल पे ज्यूरास बैठा है, मतलब अजाक बैठा है, सॉरी। और है ना वो उसके देख के फटके चार हो जाती है, उस पर गन पॉइंट कर देता है। तो वो बोलता है अगर मैं होता ना तुम्हारी जगह तो मैं ऐसे ही वो हरकत नहीं करता, क्योंकि फैमिली तुम्हारे साथ है। तो फिर बोलता है कौन हो तुम? तो फिर बोलता है मैं अजाक हूँ। तो यहाँ पर क्यों आए हो? तो वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ये बताओ कि जो ड्रग है वो हमारे लोगों को ढूंढता कैसे है। पहले तो उसको समझ नहीं आता, फिर वो समझ जाता है कि ये लोग एटर्नल्स हैं। तो फिर वो बोलता है कि ये मुझे नहीं पता, वो हम लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं बताता। बोलता है वैसे तुमने एक को तो ढूंढ लिया, गिलगमेश को। बोलता है तुम्हें कैसे पता चला? तो फिर वो बोलता है कि अब मैं बता नहीं सकता यार, वरना वो मुझे मार देगा। तो वो उसको हिप्नोटाइज कर देता है और जितनी भी वो लोकेशन वगैरह होती है वो सब निकलवा लेता है कि है ना गिलगमेश की जो लोकेशन है वो इसको सुबह देगा, कल सुबह ही देने वाला है। तो फिर बोलता है ठीक है, तुम उसको जो लोकेशन है वो कल सुबह नहीं कल शाम को दोगे। तो वो मान जाता है। और है ना और बेसिकली जो 30 अदर्स जो एटर्नल्स हैं वो भी इसने फाउंड करके रखे होते हैं, तो उन सब की जो लोकेशन है ये निकाल लेता है और वहाँ से निकल जाता है। और जैसे इसकी ये निकलता है, इसके फैमिली को भी कुछ याद नहीं होता कि क्या हुआ यहाँ पर। इधर है ना दूसरी जगह अंटार्कटिका में, जहाँ पे ज्यूराज अपने अड्डे पर रहता है, यानी कि एटर्नल्स के जो भी है बेस वगैरह, उसमें है ना जो थीना का लौंडा होता है वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा होता है। तो है ना इधर है ना ज्यूरास किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है, बस उसका लौंडा उसको डिस्टर्ब करता है, तो वो भागने के लिए बोलता है, बट उसका लौंडा थोड़ा सैड हो जाता है। तो सैड देखकर वो भी थोड़ा सैड हो जाता है और बोलता है हे बडी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था कहने का। और जैसे कि मैंने कहा था, जब भी थीना का लौंडा आता है ऐसा लगता है कोई ना कोई कमेंट्री कर रहा है इस ब्लैक एंड रेड बॉक्स में। तो वही ऐसे कुछ होने लगता है कि ये बंदा ये थोड़ा बूढ़ा है और आराम से मैनिपुलेट हो सकता है। ज्यूरास बोलता है हे बड़ी बात करो मुझसे, नाराज़ तो नहीं हो गए? तो फिर वो उसकी आंखें लाल होती है और वो बोलता है कि मैं नहीं कर सकता वरना ट्रबल में आ जाऊंगा। और उस रेड बॉक्स में ये लिखा होता है कि ये बंदा हमें बहुत सारी चीज़ें बता सकता है, इसको आराम से मैनिपुलेट करा जा सकता है। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हारे दिमाग में जो भी है वो बोल डालो, बोलने के बाद देखा जाएगा। तो फिर वो बोल देता है कि मुझे ये जगह पसंद नहीं है, ये जगह पूरी की पूरी बकवास है और मुझे आप भी पसंद नहीं हो, एक मोटे से बुढ़े बंदे हो आप। तो ये सुनकर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। बोलता है जो भी तुमने कहा मेरे बारे में वो सब सही है, बट एक बार इस प्लेस को अच्छे से देखो, ये बहुत ज़्यादा मस्त है, चलो मैं तुम्हें दिखा के लाता हूँ। और वहाँ पे इसको ये सारी चीज़ें दिखाने लगता है। और उधर ड्रीम स्पेस में है ना सेलेस्टियल इस सबको बता रहा होता है, मतलब जो ड्रीमिंग सेलेस्टियल है वो सारी चीज़ें इन सबको बता रहा होता है कि जो एरमिश था ना उसके जो ऑर्डर थे वो सब सारे सेलेस्टियल मान रहे थे, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि वो क्या कांड कर रहा है। लिटरली उसको भी पता नहीं था, बट वो गलत कांड कर रहा है ये बस इसी को पता था। तो सारे के सारे इसको पेले जा रहे थे और सबने प्लान बनाया
कि इसको कहीं ऐसी जगह पे दफनाना पड़ेगा जहाँ पे सनलाइट भी इसके पास ना आ सके। तो इन्होंने बहुत टाइम पहले एक ऐसी फरोज बनाई, ऐसी मतलब कब्र बनाई जिसमें मुझे दफनाया गया था पहाड़ों के नीचे। और बेसिकली ये सारी चीज़ें उन सब लोगों ने मिलकर करी। तो यहाँ पे मकारी पूछता है कि उन्होंने तो सीधा तुम्हें मारा क्यों नहीं? तो फिर वो बोलता है कि एक सेलेस्टियल को कभी भी मारा नहीं जा सकता, बस उसकी आवाज़ दफनाई जा सकती है। इधर दूसरी तरफ यहाँ पर है ना, जर्मनी में थीना आ चुकी होती है फिलिप स्टॉस के पास एक वो बनकर, लॉयर बनकर। यानी कि वो आती है और उसको झांसा देती है कि है ना, आपके जो कुछ रिश्तेदार थे, जो कज़न वज़न वो थे, वो टहल लिए हैं, मतलब टपक लिए हैं, मतलब इस दुनिया से कट लिए हैं। तो उनकी जो प्रॉपर्टी हो आपके पास, पहले तो वो खुश हो जाता है कि ज़्यादा प्रॉपर्टी है। तो वो बोलती नहीं, कुछ गिनी चुनी की रियल की ई स्टेट है और कुछ वो है, मतलब स्टॉक्स वगैरह। तो बट वो पूछती है कि मेरे को जानना है कि ये परफेक्ट हाथों में है या नहीं है, या ना आप असली हैं या नहीं है। तो पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। तो पर्सनल क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देती है कि है ना, आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है, आपको याद थे? तो फिर वो बोलता है नहीं, जब मैं 2 साल का था वो टहल लिए थे। और उसके बाद ग्रैंड मदर के पास। तो फिर वो पूछना स्टार्ट करती है कि वो क्या आपकी ग्रैंड मदर असली थी? तो फिर वो बोलता है कि हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है असली थी, क्योंकि 16 साल की एज तक तो वो भी टहल ली थी। अभी यहाँ से ना इसको घुमाना चालू करती है, यानी ब्रेन से खेलना स्टार्ट करती है इसके बारे में जो जो सारी चीज़ थी वो हाँ एक एक करके निकालने लगती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये बोलती है कि ये तो कहानी की तरह लग रही है। वो बोलता है नहीं नहीं यार, ये सारी चीज़ असली है। ये कॉलेज के बारे में पूछती है उससे, उसके यूनिवर्सिटी के बारे में पूछती है, उसके प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछती है, उसकी मेडन जो होती है उन सब के बारे में पूछती है, उसकी मेडन के डॉग या पैट जो भी था उसका पूछती है। फिर बाद में पता चलता है उसकी कैट थी, उसका नाम मॉर्गन था, उसके बारे में भी सब कुछ पूछती है। जितनी भी चीज़ होती हैं उसका सर दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा, उस मतलब उसका दिमाग भी ख़त्म सा होने लगता है। और वो उसकी कार वगैरह सारे के बारे में पूछती है। और वो पूछती है आपके डॉग का नाम मॉर्गन था? तो फिर वो बोलता है कि हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरी उसकी मेडन की कैट का नाम था, इसका नाम तो मेरा डॉग का नाम तो। और वो भूलने लगता सारी चीज़ें। तो उसकी वाइफ बोलती है आप यहाँ से चले जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा, हम ये बाद में किसी दिन कर लेंगे। तो फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तो फिर वो बोलता है कि वो बोलती है थीना कि अब तुम असली नाम बताओगे अपना? तो फिर वो बोलता है कि फिलिप स्टॉस। बोलती है नहीं, पैथोस। बोलता हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, मेरा नाम फिलिप स्टॉस है। और मेरा नाम क्या है? बोल तो मुझे नहीं पता मेरा नाम क्या है। और उसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने लगता है, हद से ज़्यादा सर में दर्द होने लगता है। उसकी वाइफ बोलती है उसको जाने के लिए वहाँ से। तो फिर बोलती है ऑफ ठीक है, बट मैं वापस आऊँगी। यहाँ पे दूसरी तरफ ब्राज़ील में अज़ाक आ चुका होता है एक सर्कस में, जहाँ पे गिलगेमेस बैठा हुआ होता है। और वो आता है, उसका नाम लेता है और वो बोलता है कि अगर तुम शो के लिए आए हो तो शो बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। तो फिर वो बोलता है कि मैं तो तुमसे मिलने आया मेरे दोस्त, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तो फिर वो बोलता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है और वैसे भी मैं अभी बहुत बिजी हूँ। तो बोलता है ऐसा तो होना ही है गिलगमेश, क्योंकि बहुत टाइम से है ना, तुम कभी कभी भी सोशल रहे नहीं हो। तो फिर वो बोलता है कि लगता है तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुम किसी और को ढूंढने यहाँ पे आए हो। तो बोलता है नहीं। तो फिर वो बोलता है तो फिर यहाँ से निकलो अभी कि अभी। अजैक बोलता है नो फॉरगेट एवरीवन, अब तुम्हारा टाइम आ चुका है तुम्हें रिमेंबर करने का अपने सेल्फ को, रिमेंबर करने का हमारे एनिमीज़ को। और उसको हिप्नोटाइज करके उसको सारी चीज़ें याद दिला देता है, ज़ूरास के बारे में, थीना के बारे में, सरसी के बारे में, मकारी के बारे में, इकारिस के बारे में। बट एक अलग चीज़ कर देता है, ट्विस्ट कर देता है, इन सबको विलन बना देता है इसकी सोच में। यानी अब उस फॉरगेटन वन का टाइम आ चुका है इन सारी चीज़ों को फेस करने का। इधर अंटार्कटिका में ना जो सैरसी होती है वो एक चीज़ लोकेट करती है, यानी कि जो बर्थ प्लेस होता है हमारे इस वाले सेलेस्टियल का उसका। और जो कुछ चीज़ें होती हैं वहाँ से ना, जो एंड्रॉयड होता है उसे ट्रांसलेट करने के लिए बोलती हैं, बट लैंग्वेज होती है वो अननोन होती है। जो कुछ रिकॉर्ड थे उनको देखती है, जो उसमें ना 2 सोर्स थे वेवलेंथ के, जो क्लासिफिकेशन सेलेस्टियल की तरफ इशारा करते हैं। पहला जो था सोर्स 1 था, वो अभी लोकल 2 वे ट्रांसमिशन था, जो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स से हुआ था। पहला जो यहाँ से हुआ था, यानी कि जो मकारी कर रहा है वो। और यहाँ पे मकारी उससे ड्रीमिंग स्पेस में पूछता है तो क्या करेंगे अब? तो फिर वो बोलता है कि अब तुम्हारा प्लानट एक बहुत बड़ा सोर्स बन चुका है लाइफ फोर्स का, जिसके हाथ में अब बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो जितनी भी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं, जितनी भी चीज़ें ये सारी की सारी हमें फ्लक्रम के हाथों सौंपनी पड़ेंगी, यानी अब वही जो भी होगा वो करेंगे। और फिर वो बोलता है अब तुम क्या करने वाले हो? तो फिर वो बोलता है कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करूँगा, जितनी भी चीज़ें हैं जो उससे होड्स आने से पहले उनको फ्लक्रम को ये सारी चीज़ें दूंगा, ताकि कि वो डिसाइड कर पाए।
तो फिर बोलता है उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे जो प्लानट है उसको जीना चाहिए या नहीं जीना चाहिए। और वो बोलता है अगर तुम्हारा मिशन ही फेल हुआ तो फिर अगर वो बोलता है अगर हमारा मिशन फेल हुआ तो हमें वो सॉन्ग इनिशिएट करना पड़ेगा। बोलता है क्या सॉन्ग, कौन सा सॉन्ग? तो वो बोलता है वही सॉन्ग जो एक इस पूरे यूनिवर्स की एक एक चीज़ को, यानी पूरे अर्थ की एक एक चीज़ को कैटायन में चेंज कर देगा, और पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो फ्लक्रम के पास जाएगी और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिर वो बोलता है कि वो पूछता है कि क्या हर एक कॉस्मिक चीज़ इस यूनिवर्स में बस एक टूल है? तो वो बोलता है हाँ, हम सारी की सारी चीज़ें हैं ना, हम सब बस फ्लक्रम के एक टूल हैं इधर, है ना। और वो फिर बोलता है कि बस हमें ये सारी चीज़, अब इस वर्ल्ड का जो फेट है वो तुम्हारे और मेरे हाथ में है बस मकारी। हमें किसी भी तरह ये सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी अगर हम अर्थ को बचाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड सोर्स है वो डिटेक्ट करने के लिए बोलती है सेरेसिस को, कंप्यूटर को, बट वो डीप स्पेस में कहीं से हो रहा होता है और उसके बाद जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है। इधर ना ज्यूरास इसको, यानी उसको, थीना के लौंडे को एक अपने रूम में लेके आता है, बहुत बड़े जेन्युइन से रूम में, जिसका नाम होता है अ ट्रॉफी रूम। जो है ना, ये सारे जो यहाँ पर वेपन्स वगैरह जो इन्हों अपने विलन्स को हरा कर वो एकोमोडेट करे होते हैं वो यहाँ पर ला के रखते हैं। और बहुत सारे लोगों ने अटैक करा था इन लोगों पर आज तक कोई जीत नहीं पाया है। तो ये सब की जो कहानियाँ हैं वो यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो यहीं पे स्टोर करके रखते हैं। और यहाँ पे आने देखने को मिलता है हमें एक एंड्रॉयड हल्क का इम्पोस्टर जिसको हराया होता है इसी बंदे ने, यानी जुरास ने। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लिटरली डोप। और ये सारी चीज़ें इसको बताता है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये हमारे एनिमी को मतलब हरा के हम उनसे लेते हैं, इन चीज़ों को रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, इनके बारे में समझते हैं, और ये सारी चीज़ें ना हमारा जो कंप्यूटर डेटा में जाता है, फिर वहाँ पे जब सारी चीज़ें सेफ हो जाती हैं फिर हम इनको यहाँ पे फिजिकल फॉर्म में इस जगह पे रखते हैं, जो कि लिटरली कूल होता है। तो लौंडा पूछता है क्या मैं कंप्यूटर्स को देख सकता हूँ? तो वो बोलता है ऑफ कोर्स। यहाँ पे मतलब समझ रहे हो कुछ तो गड़बड़ चल रही है भाई। यहाँ पे ब्राज़ील में कैलिफोर्निया, मतलब यहाँ पे ब्राज़ील में अज़ाक गिलगमेश बोलता है कि हमारे गॉड्स ने हमारे साथ धोखा करा है। हमारे गॉड्स, हमारा जो गॉड था यानी एटर्नल, वो डेविएंट्स के साथ मिला हुआ था। उसने डेविएंट की तरफ से लड़ाई लड़ी और हमारे वर्ल्ड को ख़त्म करना चाहा उसने, अर्थ को जितना भी है। तो फॉर द शेक ऑफ अर्थ द फॉरगेटन वन, यू मस्ट डिस्ट्रॉय द एटर्नल्स। और तेरी ये क्या हो रहा है? पहले तो ऐसा लग रहा था कि वो विलन है, ड्रग विलन है, बट ये तो अज़ाक उससे भी बड़ा विलन निकला। नाउ इट्स टाइम फॉर इशू 4। स्टार्टिंग होती है अंधेरे से, जिसमें फैथोस को कोई बुला रहा होता है, फैथोस फैथोस उठो। तो यहाँ पे लाइट जलती है और यहाँ पर ना हमें पता चलता है कि जो भी ये शायर सी होती है उसको बुला रही थी कि फैथोस बाहर लेके आओ, अपना हैमर जल्दी से बाहर लेके आओ। तो बोलता है मैं कहाँ हूँ? तो फिर वो बोलती है तुम फैथोस हो, इस सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, जल्दी से बाहर आओ। जो अभी है ना डिविएंट सबसे खतरनाक वाला है जो अलॉय फॉर्म में, अपनी बाहर आओ अपना हैमर लेके। बोलता है हैमर? अरे वो ही हैमर जो तुम्हारे राइट हैंड में है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि फैथोस के हाथ में राइट हैंड में हैमर है और वो पूरा का पूरा है ना एटर्नल वाली फॉर्म में है इधर फैथोस। और बाहर जाके देखता है तो ये 11th सेंचुरी का सीन होता है इजिप्ट का, जहाँ पे ये लोग मिलकर है ना उसको पेल रहे होते हैं, यानी कि एपोक्लिप्स को पेल रहे होते हैं। तो तभी है ना अचानक से होश आता है, मतलब जाग जाता है ये अपने सपने से, और ये सब सपना दिख रहा होता है। और लिटरली इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ने लगती है, इतनी ख़राब हो जाती है। और जो उसकी स्लीपिंग पिल्स होती हैं अब वो भी काम नहीं कर रही होती हैं, क्योंकि इसको सपने वो दोबारा आ रहे होते हैं। और इधर वॉइसरॉय में जो लैग्बा है और ड्रग है दोनों है ना शो देख रहे होते हैं, एक बहुत अजीब सा जो भी हो यार। तभी है ना उनका जनरल वहाँ पे आता है ना, ड्रग का जनरल यहाँ पे आता है और उसको बताता है कि सर जो एक बंदा था जिसको आप ढूंढ रहे थे वो ब्राज़ील के आउटसाइड में मिल गया है। हाँ, वो कहीं किसी टाइप का शो चलाता है, किसी टाइप का रेसलर है वहाँ पर। तो वो अपने बंदे भेजते, मतलब वो रेडी हो जाता है वहाँ से निकलने के लिए। इधर दूसरी जगह ओलंपियन में यानी कि अंटार्कटिका में ज्यूरास के अड्डे पर वो अपने जो थीना का लौंडा होता है उसको यहाँ पे ले आया होता है, और यहाँ पे मकारी भी आ चुका होता है, उसको सारी चीज़ें बता देता है। तो फिर वो बोलता है कि ये तो वैसा ही थोड़ा वैसा ही सीन हो रहा है जैसा उसने कहा था हमें, अज़ाक ने हमें कहा था। बट यहाँ पर है ना जो चीज़ें हैं वो कुछ सेंस के बाहर चले जा रही हैं। जैसे कि तुमने बोला फ्लक्रम, क्या चीज़ है ये?
तो वो बोलता है मैं जानता हूँ सेंस के बाहर जा रही हैं, बट ये सारी चीज़ें लॉजिकल हैं। जैसे कि तैमूर ने जो अभी चीज़ें हमें बताई हैं ना, वो सारी चीज़ें उस चीज़ों में परफेक्ट बैठ रही हैं जो हमें नहीं पता थी पहले। यानी कि जिसके बारे में हमको ये पता था कि ये हुआ, बट कैसे अब वो चीज़ें मेक सेंस कर रही हैं। तो फिर वो बोलता है कि किसी और को, एक कैरेज को बताया तुमने इसके बारे में? तो फिर वो बोलता है नहीं, पहले तुम्हें बताना था। तो यहाँ पर ना तो जॉय होता है, थीना का लौंडा, वो बोलता है मॉम को बोलो, वो कुछ भी कर सकती है। तो वो बोलता है ओके हम बोलेंगे उनको, बट जाओ यहाँ पे थोड़ा बाहर जाके खेलो, हम मकारी से बात कर रहे हैं तब तक। तो वो बोलता है क्यों ना मैं इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर लूँ। तो फिर वो छोड़ देता है ऑब्जर्व करने के लिए। तो यहाँ पे मकारी बोलता है कि एक आउटसाइडर को तुम ऑब्जर्वेशन सेंटर में लिया। तो वो बोलता है ये लौंडा ही तो है, क्या कर उखाड़ लेगा। तो वो बोलता है हाँ लौंडा है, यानी कि एक मॉडल है, यानी कि हमारे रूल्स के खिलाफ। तो वो बोलता है कि ये मेरा ब्लड है, मैं इससे चाहे जो भी करूँ, ये तुम्हारा मतलब की बात नहीं है। और है ना, यहाँ गोल्डन पार्क में सैरसी आ चुकी होती है ड्रीमर सेलेस्टियल के पास में, और वो उससे पूछती बताओ मुझे क्यों, मकारी ही क्यों, तुम मकारी को क्यों मार रहे हो, तुम कुछ बोलोगे। और वो कुछ बोल नहीं रहा होता तो उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर है ना जो कुछ लौंडे होते हैं, मतलब जो एजेंट्स होते हैं, वो स्टार्क को यानी टोनी स्टार्क को कॉल करके बताते हैं सर जो गोल्डन स्टेट पे जो कांड है ना कुछ ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं। तो उसको पता चल जाता है कि सैरसी कुछ कर रही है ज़रूर से सेलेस्टियल के साथ। तो फिर वो बोलता है ओके कोई कुछ नहीं करेगा, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। इधर है ना जो मतलब मकारी होता है, वो है ना ओशन पे भाग रहा होता है, और तभी उसको सेलेस्टियल का कॉल आता है, यानी कि तैमूर का कॉल आता है कि मकारी मुझे सुनो। और उसको सुनने के चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो पानी में गिर जाता है। और वो बोलता है कि मुझ पे अटैक करा गया है, क्लासिफिकेशन सैरसी ने मुझ पे अटैक करा है, अगर वो ऐसे अटैक करती रही ना तो मेरा डिफेंस मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो जाएगा और उसको ख़त्म कर देगा। तो उसकी बैटरी मतलब दिमाग की बत्ती चलती है कि जल्दी जाना पड़ेगा। तो वो पूरी स्पीड में वहाँ से भागता है। यहाँ पे सैरसी अभी भी उससे पूछ ही रही होती है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है, नाक वाक से खून निकलने लगता है। इधर वो पूरी जान से भाग के उसको रोकने की कोशिश करता है, बट वो है ना सैरसी उसको पेली जा रही होती है, मतलब उस पर अटैक कर रही होती है। जो सेलेस्टियल होता है उस पर बहुत बड़ा अटैक करती है। तो यहाँ पे जो उसका एजेंट होता है यानी टोनी स्टार्क का, वो बोलता है सर यहाँ पे कांड कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता जा रहा है। तो वो बोलता है बस 10 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ। इधर दूसरी तरफ है ना जो सेलेस्टियल होता है वो मकारी को बोलता है कि जल्दी करो, मैं नहीं चाहता कि ये लौंडिया मारी जाए। तो वो बोलता है नहीं नहीं उसको मत मारना। तो वो बोलता है ये मेरे हाथ में नहीं है, ये अपने आप मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। और तभी एक चा बूम करके है ना मतलब एक वेव छोड़ता है जिससे सैरसी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और वो है ना तभी यहाँ पे और उड़ने लगती है वो। तभी मकारी आता है यहाँ पे, उसको कैच कर लेता है और वो बोलती है कि ये तुम्हें हर्ट कर रहा था, मैं बस इसे रोकने की कोशिश कर रही थी। तो मकारी बोलता है कि मैं किसी को कोई हार्म नहीं पहुँचा रहा। वो कन्फ्यूज़, वो बोलती है मकारी? तो बोलता है नहीं मकारी नहीं, मैं हूँ तैमूर द कम्युनिकेटर। तो फिर वो बोलती क्या कर रहे हो तुम, इससे दूर हट जाओ, तुम चाहते क्या हो इससे, तुमने क्या रखा है इसको। तो वो बोलता है कि मकारी सेफ है थोड़े टाइम के लिए जब तक कि मैं इसमें हूँ, बट ये ज़्यादा देर तक काम नहीं करेगा, अगर ज़्यादा देर तक रहूँगा तो ये डैमेज हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी बताओ कि तुम्हारे क्वेश्चन क्या है क्रीचर। तो फिर वो बोलती है कि तुमने मकारी को ही क्यों यूज़ करा। क्योंकि वो बोलता है कि मुझे एक वैसल की ज़रूरत पड़ती है कम्युनिकेट करने के लिए तुम लोगों से। अगर मैं सीधा किसी ऐसे बंदे में आया तो लिटरली ये बात जान लो कि एक सेलेस्टियल की जो लैंग्वेज होती है उसमें 12 मिलियन से ज़्यादा वो लेटर्स होते हैं, और अगर किसी बंदे को ये समझाना मतलब उसको पागलपने का न्योता देना। तो फिर वो बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों नहीं चूज़ करा। तो वो बोलता है क्योंकि वो मकारी नहीं है। वो कन्फ्यूज़। तो वो बोलता है कि मकारी ही होना चाहिए वो, इसलिए मैंने उसको इन्हांस करा। वो बोलती नहीं तुम उसे इन्हांस नहीं कर रहे हो, तुम उसे मार रहे हो। तो फिर वो बोलता है कि नहीं मैं उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, वो भी मेरे तरीके में, बट मैं उसको तुम्हारे रियल में प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, वो पावर मैंने तुम्हें दी है। तो वो बोलती है मुझे। तो फिर बोलता है हाँ अब तुम्हें याद है, तुम ऑब्जर्व कर रही हो अपने आप को कि तुम्हारी पावर्स पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ये अब बात यहीं पे टर्मिनेट होती है, मैं जाता हूँ। और वो चले जाता है यहाँ से। तभी यहाँ पे आयरन मैन आता है, वो बोलता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। तो वो बोलती है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम यहाँ से निकलो यहाँ से। तो वो बोलता है देखने दो मुझे पहले, तुम सिटी पार्क में आकर तुमने एक बड़े सेलेस्टियल को मतलब एक कॉस्मिक बीइंग को यहाँ पे लड़ाई के लिए ये कर रखा है और ये कांड वांड मचा रही हो, तो वेल ये मेरा बिजनेस है। तो फिर वो लड़ने लगती है उससे। तो यहाँ पे उसको होश आता है मकारी को, और वो बोलता है ओके सॉरी सर, हम सॉरी बोलते हैं इस कांड के लिए जो भी यहाँ पे हुआ, बट आगे से ये बिल्कुल नहीं होगा।
और वो सेरसी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ जर्मनी में मतलब वो वहाँ पर है ना, जो पैथोस होता है वो अपनी कार टेस्टिंग कर रहा होता है, जो कि उसने सुपर कार बनाई होती है। तभी वहाँ पे जो एंट्री होती है थीना और इकारिस की, और वो बोलती है हमने जो प्रीवियस बात करी थी उसको यहाँ पे एंड कर लें। तो फिर वो बोलता है कि इकारिस बोलता है कि तुम्हारा टेक्स्ट जो ड्राइवर है वो बड़ा मस्त है यार। तो वो बोलता है कि ये इसमें ड्राइवर नहीं है, ये ऑटोमेटिक है, और वैसे भी मैंने तुम्हारी फाइल्स वगैरह सब कुछ चेक करी थी, तुम मुझे फ्रॉड लगते हो और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, और बेसिकली तुम फ्रॉड ही हो। तो अब एक बात क्लियर है, या तो तुम यहाँ से जाओ या फिर मैं पुलिस को बुला सकता हूँ। तो फिर वो बोलती है फाइन मिस्टर पैथोस, हम तुमसे कुछ एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बस, क्या तुम्हें नींद आती है अच्छे से? जो तुम सपने देखते हो वो हिस्ट्री लेसन के सपने नहीं है, हिस्ट्री बुक की वो यादें नहीं है, वो तुम्हारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जो भी तुमने चीज़ें आज तक जी हैं वो उसका एक पार्ट है, वो ड्रीम नहीं है। ड्रीम तो ये सब है जो तुम जी रहे हो। फिलिप स्टोस ड्रीम है एक, फैथोस असलियत है। तुम एक एटर्नल हो, तुम हो फैथोस। यहाँ पे उसकी मतलब उसको समझ नहीं आ रहा होता, वो सिक्योरिटी को कॉल कर रहा होता है। इधर दूसरी तरफ से सीड का हेली कैरियर कमांड सेंटर है, वहाँ पर है ना कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करता है वहाँ सर अंटार्कटिका के बारे में, जो भी यहाँ पे कांड हो रहा है उसके बारे में, आयरन मैन कि वहाँ पर हो क्या रहा है, बट उनको ज़्यादा कुछ चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं। इधर दूसरी तरफ लैग्बा और ड्रग ब्राज़ील में आ जाते हैं उसको ढूंढने के लिए, पर यहाँ पे आके देखते हैं तो सारी चीज़ों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। और जब ये वो बैठे होते हैं बात कर रहे होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, तभी अचानक से जो कार के सारे शीशे हैं वो टूट जाते हैं और कार इधर से उधर हिलने लगती है। तो इन लोगों को पता चल चुका है कि गिलगमेश आ चुका है। तो फिर वो बोलता है ड्रग, तुम मुझे पता था तुम सबसे पहले आओगे, उसने मुझे बताया था कि तुम ही सबसे पहले आओगे, और कार को उठा लेता। और यहाँ पे ड्रग है ना उसके माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, यानी मतलब वो इसका डिफेंस सिस्टम कुछ ज़्यादा ही हार्ड है। तो ये उठाता है उसको और कार मतलब यहाँ से ड्रग कार फेंक देता है, और ड्रग निकलता है, इसको एक काले से चीज़ में कवर करके रख देता है। और ये सोचते हैं कि थोड़ा देर इसको कवर करेगा, बट वो एक झटके में उसको सीमेंट की जो भी चीज़ होती है उसको तोड़ देता है। और यहाँ पे सबसे पहले लैग्बा को एक पंच में फोड़ के रख देता है, और फिर उसकी बारी आती है, यानी कि हमारे ड्रग की बारी आती है। वो चाहता तो इसकी गर्दन एक झटके में तोड़ सकता था, बट इसको यहाँ पर रखा था कि ये दोनों स्टोरी सुना सके बाकी एटर्नल्स की कि उनकी क्या हालत होने वाली है, और उसको कुत्ते की तरह पेलता है। और उसके बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि लैग्बा की जो भी होती हैं मतलब उसके लंग्स होते हैं, उसकी पेल्विस होती है, वो बुरी तरह क्रस्ट हो चुकी होती हैं। और यहाँ पर जो हमारा ड्रग होता है उसकी भी स्पाइन टूट चुकी होती है। अब इन लोगों को बेसिकली रिपेयर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। नाउ इशू 5, तो बेसिकली इसमें हमें पता चलेगा जब थीना का लौंडा यानी कि जॉय आता है, तो जो ब्लैक और रेड कलर की जो कमेंट्री है उसका मीनिंग। ड्रीमिंग स्पेस में मकारी सेलेस्टियल से पूछता है कि तुम कर क्या रहे हो, तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि सेलेस्टियल है ना जो हर एक चीज़ को वो हर एक चीज़ की जो भी लाइफ फॉर्म में होती है उनकी मेमोरी को चेक कर रहा होता है, हर चीज़ का कैटलॉग बना रहा होता है, हर चीज़ का जो भी इस वर्ल्ड में जिंदा है एक एक चीज़ का। और तभी यहाँ पे हमको वॉचर देखने को मिलता है। तो मकारी बोलता है क्या ये हमें देख सकता है? तो बोलता है हाँ ये हर चीज़ को देख सकता है। तो बोलता है ये यहाँ पे क्यों है? तो फिर वो बोलता है कि ये वॉचर है, ये इसका काम ही है ये हर चीज़ को देखने का, और बस ये इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। बाय द वे इसने अपने रूल्स को बहुत बार तोड़ा भी है, जैसे कि 337 बार इसने अपने रूल्स को तोड़ा है, बट ये अभी उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी अब मुझे इसकी भी रिपोर्ट देनी पड़ेगी फ्लक्रम को। बट फिर वो बोलता है कि ये तो खुश नहीं लग रहा है इसके बारे में। तो बोलता है यस ये बिल्कुल भी खुश नहीं है जो भी हम कर रहे हैं उसके बारे में। वैसे मैंने एक होड डिटेक्ट करा है हम अर्थ में ही, वो जो कि बिना मेरी नॉलेज के यहाँ पर है। तो बोलता है होड कैसे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर वो अपनी बखुदी जानना स्टार्ट करता है। तो बोलता है हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारा ये हुआ था तुम्हारा ये हुआ था। तो बोलता है ओके। वो सेलेस्टियल बोलता है ठीक है मुझे दिल से खुशी है कि तुम ये सारी चीज़ों को समझ रहे हो। तो अब वो बताना स्टार्ट करता है कि ये जो भी चीज़ है वो तुम्हारे है ना अर्थ में, वो तुम्हारी चीज़ों को वो है ना एक होड्स का वो है जो है ना ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल्स को यहाँ से वहाँ, वो चीज़ों में ट्रांसमिट कर रहा है। और उसने ज़रूर किसी होस्ट को लिया है, यानी कि वो सिम्बियोट है एक तरह का, उसने किसी होस्ट को ले रखा अपने उसमें।
अपने कब्ज़े में, जिससे वो यहाँ के रिकॉर्ड्स वगैरह है, जो भी हम जिससे हमें हेल्प मिल सकती है वो सारे उन लोगों तक पहुँचा रहा है, जिससे अब उनको हेल्प मिलेगी। हमको ज़रूर किसी ना किसी तरह इनको रोकना पड़ेगा। तो फिर वो बोलता है कि हमें इसको उस बंदे को रोकेंगे कैसे, मतलब ढूंढेंगे कैसे। तो यहाँ पे अंटार्कटिका का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पे जो कंप्यूटर में से चीज़ें निकाल रहा था। तो यहाँ पे सेलेस्टियल बोलता है कि हमें उसको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी लोकेट कर रखा है, किसी सिम्बियोट ने उसको कब्जे में ले रखा अपने। यहाँ पे सैरसी भी इधर जो बेस में होती है, वो भी है ना दूसरा जो सिग्नल होता है जो कि लॉस्ट हो चुका होता है, उसको ढूंढने की कोशिश करती है, और गैस वट मिल भी जाता है। और सिग्नल के हिसाब से जो कि उसके हिसाब से, कंप्यूटर के हिसाब से, ये सिग्नल आस पास के एरिया से ही आ रहा होता है, बेसिकली इन्हीं के बेस से आ रहा होता है। तभी यहाँ पे जूरस एंटर होता है, जिसको इसकी फ़िक्र होती है, क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना उसके टाइम पे। तो फिर वो पूछता है कि यहाँ पे कर क्या रही हो। तो फिर वो बोलती है कि कुछ नहीं, जो उसके बारे जो भी चीज़ होती है उसके बारे में बताती है, यानी कि जो लॉस्ट सिग्नल था उसके बारे में। और वो लग रहा था, ये वो बताती कि एक सिग्नल जो है ट्रांसमिट हो रहा है बिना हमारी मर्ज़ी के, बिना हमें पता चले, और उसकी जो रेंज है वो यहीं पे है। तो बेसिकली हम में से कोई है जो ये कांड कर रहा है, वो हमारे बेस के अंदर ही है। यहाँ पर दूसरी तरफ ब्राज़ील में जो होते हैं लैग्बा और ड्रग, वो अपने सेलेस्टियल वाले सूट में आ चुके होते हैं, मतलब थोड़े थोड़े रिपेयर होते हैं। तो कुछ यहाँ पे ठग्स टाइप के बंदे आते हैं, उन दोनों से सामान लूटने की कोशिश करने लगते हैं, मतलब बेहोश में सामान उठाने की कोशिश करते हैं। बट तभी ड्रग को होश आता है, उन दोनों को पकड़ता है और बस ख़त्म कर देता है, लिटरली ख़त्म कर देता है बंदों को। इधर दूसरी तरफ जर्मनी में यहाँ पर है ना इकारिस और जो थीना होते हैं वो वापस निकल रहे होते हैं वो पैथोस की बिल्डिंग में से। तो यहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हारा तरीका सही नहीं है। तो फिर वो बोलती है कि मेरा तरीका सही है, बट है ना हमें थोड़ा टाइम की ज़रूरत है। तो फिर वो बोलता है बस यही तो नहीं है हमारे पास, हमें अलग तरीका ढूंढना पड़ेगा, इतनी बड़ी वॉर है और सबसे जो मेन चीज़ है वो हमारे लिए टाइम ही है। तो वो सब बहस करने लग जाती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा तरीका बकवास है, बट सबसे बेस्ट यही है अभी इस वाइब में। और तभी उसको कॉल आता है, वो बोलता है कि तुम्हें इस कॉल ने बचा लिया, बट हमें इस बात पे अभी बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर है ना मकारी ने इसको कॉल करा होता है, और वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से तुम ओलंपिया में अभी के अभी टेलीपोर्ट हो जाओ, क्योंकि है ना होड ने अपना एक वो होता है जासूस हमारे बेस में छुपा रखा है, और वो तुम्हारा लौंडा है जॉय। वो बोलती है जॉय ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो सिर्फ 5 साल का बच्चा है। तो फिर वो बोलता है कि वो एक सिम्बियोट है जिसने उसको अपना होस्ट बना रखा है, जो कि उसको यूज़ करा है इस वे में। मैं चाहता हूँ जल्दी से तुम वहाँ पे टेलीपोर्ट हो। मैं हो नहीं सकता क्योंकि मेरी सारी एनर्जी जो है वो सेलेस्टियल से बात करने में पहुँच चली गई है। मैं चाहता हूँ जल्दी से तुम वहाँ पे जाओ और उसको आइसोलेट करो जब तक कि मैं वहाँ पे नहीं आ जाता। यहाँ पे थीना की हालत ख़राब हो, ये टेलीपोर्ट हो जाती है सीधा ओलंपिया में। और है ना एक और दुख की बात यह है कि ये इसके लिए इकारिस के लिए चाबी छोड़ के नहीं जाती, मतलब कीस छोड़ के नहीं जाती, और ये बेचारा लॉक हो चुका है अंदर। यहाँ पर है ना दूसरी तरफ जो ब्राज़ील होता है वहाँ पे ये दोनों उठ चुके होते हैं, और इनको बात करनी होती है उसके बारे में कि गिलगमेश का ये क्या कांड हो गया भाई। तो इन लोगों को कुछ गलती लग रही होती है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो इधर दूसरी तरफ है ना ये लौंडा स्कैन कर रहा होता सारी चीज़ें, और तभी उसके जो ब्लैक और रेड बॉक्स होता है उसमें आवाज़ आती है प्रॉक्सिमेट्री अलर्ट। और है ना यहाँ पे एंटर होते हैं एक जो सैरसी और जुरास होते हैं। तो जुरास पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो बच्चे हैं, और जैसे ही है ना ये लोग इसको हटाते हैं तभी वो देखती है सैरसी, तो उसको पता चलता है कि इस पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको स्कैन कर रहा था। जितनी बारी चीज़ें हैं जैसे बेस लोकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं, वो हमारे वेपन्स, हमारे स्पेसेस, हमारी कैपेबिलिटीज़ और वर्नेबिलिटीज़, सारी चीज़ें की ये स्पाइस है जुरास। तो फिर वो बोलता है कि ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो बस बच्चा है ये। तो और अचानक से आवाज़ आती है कि एक्सपोजर इवेंट होते हैं ना उनको इमीडिएटली एट सेल्फ एटमाइजेशन प्रोसेस पे लाया जाता है, मतलब 20 सेकेंड के अंदर पूरा का पूरा बंदा लिक्विफिकेशन हो जाएगा और ख़त्म। वो बोलता है कि ज़रूर इसके पास इस सब चीज़ों का कोई एक्सप्लेनेशन होगा, और जैसी आंखों की तरफ देखता है ओ नो, आंखें पूरी वाइट हो जाती है और बंदा वाइब्रेट होके ख़त्म, मतलब जॉय ख़त्म। यहाँ पे तभी थीना एंटर होती है, बोलती है फादर, बट जाके उसको देखती है तो बोलती है आपने क्या किया मेरे लौंडे के साथ, मतलब बच्चे के साथ। यहाँ पे ना जो एक मकारी होता है वह भी भाग ही रहा होता है। सैरसी को फ़ोन मिला आता है कि सैरसी मुझे तुमसे बात करनी पड़ेगी। तभी है ना कुछ अचानक से बहुत तगड़ी चीज़ उससे टकराती है, जिसकी वजह से उसका डिसबैलेंस होता है और वो पहाड़ों में जाकर भिड़ जाता है, और ये होता है गिलगमेश। और यहाँ पर वो आता है और वो बोलता है बैटयार्ड, तुम्हें सफ़र करना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए जो तुमने करा है। और उसको पेलता है, उसकी पहले टांग तोड़ता है,
उसके हाथ तोड़ देता है और बीच में से लिटरली कमर तोड़ देता है और है ना वहाँ पे उसको पटक के चले जाता है। और यहाँ पे एंटर होती है ऐसा कि और वो बोलता है वेल ये थोड़ा हर्ट होता होगा नहीं। यहाँ पे सैरसी अभी तक इसको ढूंढ रही होती कि कहाँ मर गया भाई, ये अभी तक मिल क्यों नहीं रहा, क्योंकि इन लोगों की पूरी वाट लग चुकी है, सारी की सारी चीज़ें ख़त्म सी हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी तक मकारी की पड़ रही है इन लोगों को। यहाँ पे थीना है ना अकेली बैठी होती है, मतलब सैड हो चुकी है, लौंडा मर चुका है। तो यहाँ पे अज़ाक आता है, आई एम सॉरी बोलने की कोशिश करता है, बट वो बोलती है कि डोंट डेयर यू टच मी। और यहाँ पर है ना दूसरी तरफ जो कि अज़ाक होता है वो बोलता है उससे मकारे से कि मैंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ सेलेस्टियल से बात करने में मैं बिता दी, मैं तब बना द चूजन वन, अज़ाक द मैसेंजर। और तब उस टाइम पे जब तुम बस भाग रहे थे, तुम्हारी पावर है भागने की, तुम्हारी स्पीड, और जबकि मैंने स्टडी करा उन लोगों को इतने साल तक, उनकी वर्शिप करी, मैंने हर चीज़ सेक्रीफाइस करी और उन्होंने तुम्हें चूज़ करा। अब मैंने अपनी हर चीज़ सेक्रीफाइस करी है, तो अब तुम्हारी टर्न है हर चीज़ सेक्रीफाइस करने की। और लेज़र छोड़ता है और एक मकारी ख़त्म, मतलब सच में मकारी ख़त्म। और यहाँ पर है ना जो कनेक्शन होता है मकारी का, यानी उसका मकारी का और उससे सेलेस्टियल से, वो टूट जाता है। तो उसके पास बात करने के लिए कुछ है नहीं, तो उस सॉन्ग को इनिशिएट करवा देता है, यानी कि जो डेथ सॉन्ग है वो चालू हो जाता है, जो होता है एको एको मिनोमाओ, एको एको मिनोमाओ। और ये स्टार्ट हो जाता है हर जगह पे, लॉस एंजलिस हो या न्यूयॉर्क हो या लंदन हो, पेरिस हो, इंडिया हो या चाइना हो, हर जगह स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे है ना इसको पेलने के बाद, यानी मकारी को पेलने के बाद अज़ाक वहाँ से जाने लगता है। और ये सारी चीज़ें ना जो लैग्बा और जो ड्रग होते हैं वो देख रहे होते हैं, और लिटरली उनके मुंह से निकलता है ये क्या था बे। नाउ इशू 6, बट उससे पहले कमेंट सेक्शन में जाके एक पिन हुई कमेंट देख लेना, जिसको देख के हो सकता है आपके तोते उड़ जाएं। तो अब वही सॉन्ग बज रहा होता है हर जगह। यहाँ पे सैरसी और ना अज़ाक को समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पे सैरसी बोलती है क्या है ये सब, किसी तरह का अटैक है। तो यहाँ पे वो बोलता है नहीं, इन लोगों को देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि ये सिर्फ एक ही जगह पे है, लगभग ये तो पूरे वर्ल्ड पे रही है। तो वो सोचती है मर चुके हैं क्या। तो बोलता है नहीं सैरसी, इनका ब्रीदिंग पैटर्न देखो, ये लोग अभी भी सांस ले रहे हैं, और जिस वे में सांस ले रहे हैं ऐसा लगता है कि उसको क्लिक हो जाता है कि ये लोग सो रहे हैं, ऐसा लग। फिर वो सेलेस्टियल का जो होता है टर्मिनेशन, जो मतलब ट्रांसमिशन होता है, वो है ना वो एक्टिवेट करने के लिए बोलती, मतलब वो करने के लिए बोलती है, लोकेट करने के लिए बोलती है, दिखाने के लिए बोलती है अपने कंप्यूटर को। तो दिखाता है कि कुछ वेवलेंस वो ट्रांसफ़र हो रही हैं, जो कि ग्लोबल वे में हो रही है, मतलब पूरे अर्थ पर हो रही हैं। तो फिर वो बोलती है कि उनको ना मीडियम जो फ्रिक्वेंसी हैं उनको मीडियम वे में फ़िल्टर करो, यानी जो ह्यूमन वे में, मतलब ह्यूमन ईयर में आ सके। बट वो इतने ज़्यादा ख़तरनाक थे कि दोनों के कान मतलब ख़राब से होने लगते हैं। तो वो सिस्टम को म्यूट करवा देता अज़ाक, मतलब ज़्यूरास। और तभी अज़ाक का कॉल आता है इसके पास कि सैरसी एक बात करनी है तुमसे, जल्दी इधर आओ, मकारी तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा, सीरियस वो सीन है बहुत ख़राब है। और मकारी यहाँ पे वो आती है तो देखती है कि मकारी मारा जा चुका है, उसकी सिर्फ राख बची है यहाँ पर। इधर दूसरी तरफ जर्मनी में यहाँ पर है ना पैटोस और जो एकरिस होता है उसको छोड़कर सारे के सारे बेहोश होते हैं। वो थीना को कॉल करने की कोशिश करता है, बट थीना कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देती है, उसका मूड ख़राब हो चुका होता है इन सारी चीज़ों से। तो फिर वो बोलता है कि हे तुमने करा है ना ये सब, क्या करा है तुम लोगों ने इनके साथ। तो वो थीना को बताता है कि वो थीना को अभी भी बता ही रहा था कि थीना जवाब तो दो कुछ, यहाँ पे ये सारा कांड हो चुका है, सारे लोग बेहोश हो चुके बिना बात किए, बट मैं और पैथोसी बताएं ऐसा क्यों। तो फिर वो बोलता है कि तुमने ये सब करा है ना, बताओ, तुम मेरे पास आए थे और तुमने मेरी वाइफ को भी प्रॉब्लम पहुंचाई, मुझे भी प्रॉब्लम पहुंचाई, अब तुम मेरे कलीग्स के साथ क्या कर रहे हो। तब तो उसको गुस्सा आ जाता है, वो उसको एक हाथ से मारता है जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है, और इसी वे में उसकी पावर भी वापस आ जाती है। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। वो बोलता है रुको, अब बताओ कि तुम हो कौन। तो बोलता है मैं हूँ पैथोस, और यहाँ पे अपना हैमर लेके रेडी हो जाता है। इधर दूसरी तरफ अंटार्कटिका में अज़ाक बोलता है सरसी से कि पता नहीं कि गिलगमिश ने मारा ऐसे। तो वो बोलती गिलगमिश ने ऐसा क्यों करा होगा। तो वो बोलता है ड्रग ने शायद उसका माइंड मैनिपुलेट कर दिया होगा हम सबके खिलाफ। कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें शौक वाली चीज़ें हैं, बट वो दोबारा ज़िंदा हो जाएगा। तो फिर है ना इधर दूसरी तरफ वो ज़िंदा हो रहा होता है, जो कि एक्टिवेशन चैम्बर होता है
उसमें दोबारा बन रहा होता है हमारा मकारी। बट तभी वहाँ पे गिलगमेश आता है और सब फोड़ देता है। मतलब रीएक्टिवेशन चैम्बर ही फोड़ देता है। मतलब दोबारा पैदा होने का किसी का सवाल ही नहीं। तभी यहाँ पे है ना ज्यूराज आता है, उसको एक किक मार मतलब पंच मारता है और वो बोलता है क्या कर रहे हो गिलगमेश, यही मशीन थी जिससे हम दोबारा कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं, यही एक मशीन थी, तुम पागल पागल हो चुके हो क्या। फिर वो ज्यूरास पे अटैक करने लगता है और उसको मारने लगता है और बोलता है कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, तुम पागल हो, तुम उन डीमंस का साथ दे रहे हो, तुम हमारा साथ गद्दारी कर रहे हो। यहाँ पे है ना थीना आती है, बोलती गिलगमेश मैं है ना अगर तुम्हारी जगह होती तो इन सब चीज़ों से दूर रहती। अभी अभी मैंने अपने बेटे को खोया है इसमें। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें भी मरना पड़ेगा और उस पर अटैक कर देता है। बट यहाँ पर जो होती थी ना, वो अपना जो जैवलिन होती है उसके पैर में घुसा देती है और उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। बट ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है बंदा, ये उसको पेलती है, वो बदले में इसको और बुरी तरह से पेल देता है और वो उसको डेविएंट क्या क्या बुलाता है। तो वो कन्फ्यूज डेविएंट। तो फिर यहाँ पर वो उसका ही जैवलिन लेता है और वो बोलता है कि अब तुम्हारे लिए कोई मर्जी नहीं है। अब ये दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, जिसमें थीना इसके पेट्स के आर पार कर देती है अपनी स्वॉर्ड को, जिससे इसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और वो बोलता है कि तुम लोग एटर्नल नहीं रहे हो, तुम लोग डिविएंट। और ये ऐसे ही बोलता है उसमें, और वो उसके पेट में और ज़्यादा अंदर तक शॉट घुसा देती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक्टिवेटर की वाट लग चुकी है, जिससे मकारी के आने की जो होप थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे ड्रग है ना दूसरी तरफ। यहाँ पे सारे के सारे जो होते हैं एटर्नल, जो ड्रग के फेवर में होते हैं, वो सारे कंफ्यूज हो चुके हैं कि ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। तो फिर वो बोलता है कि जो सेलेस्टियल है उसने अपना सॉन्ग इनिशिएट कर दिया है, बहुत अजीब सा सॉन्ग, आको एको मेनिको मेमो, जो भी है ये बेसिकली ये एक सॉन्ग नहीं, ये एक काउंटडाउन है। तो बंदे कंफ्यूज है किस टाइप का काउंटडाउन है, तो इसको किसी तरह रोकना। वो बोलता है कि ये एक लाइफ के रिबूट होने का काउंटडाउन है। तो बंदे समझ नहीं पाते, तो बंदे जाते हैं कि हमें ना अजाक के पास जाना चाहिए, वो ज़रूर कर सकता है। तो वो बोलता है साइलेंस, अब वो उसकी की नहीं है। यानी यहाँ पे अभी तक लोगों को ये लग रहा होता है कि अजैक कुछ कर सकता है। मतलब यहाँ पर लिटरली लैगबा को भी नहीं पता चल रहा होता कि चल क्या रहा है, क्योंकि वो पहले तो कम्युनिकेट कर सकता था उन लोगों से। तो वो इसको बताता है कि है ना मकारी कम्युनिकेट कर सकता है, अब वो नहीं कर सकता। तो फिर वो लैगबा पूछता है कैसे। तो फिर वो बोलता है कि जैसे कि हमने देखा ये सारी चीज़ें वैसी सेंस कर रही हैं यार, जब भी ये सारी कांड कब स्टार्ट हुआ, मकारी के मरने के बाद। और वैसे भी कौन अपने भाई जैसे बंदे को मारेगा, वो एक चीज़ के लिए, जेलेसी के लिए। और हाँ, तो ये सारी चीज़ें एक ही तरफ पॉइंट कर रही हैं कि अभी अजाक कम्युनिकेटर नहीं रहा उन सब लोगों का। और वैसे अगर ये चीज़ देखा जाए ना, तो अगर अर्थ इस चीज़ से सर्वाइव कर गई ना, तो एक ही चीज़, हमारा जो अजाक होगा वो जेलिस होगा ओलंपियन से, यानी उनके खुद के बाकी एटर्नल से, जो कि हमें आगे हेल्प करने में बहुत वो करेगी। परहैप्स कि जितनी भी सारी चीज़ें हमारे सामने, दो चीज़ें हैं, या तो हम ऑब्लिवियन में जाएं या फिर ऐसी लाइफ जो जो हम एटर्नल्स के उसमें गुजारे, तो वैसे हम ऑब्लिवियन चुनेंगे। यहाँ पर दूसरी तरफ अंटार्कटिका में है ना, वो दोनों कंफ्यूज होते हैं क्योंकि पैथोस है ना वो उन पे चैम्बर्स पे काम कर रहा होता है कि उसको भी समझ नहीं आ रहा होता है ये सारी चीज़ें चल क्या रही हैं। अभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ को फिक्स करने की, बट कुछ कर नहीं पाते। तो यहाँ पे पैथोस बोलता है ये ना एक सॉन्ग नहीं है, ये बेसिकली काउंटडाउन है। ये हमारे शायद अर्थ को हमारे पिछले वे में एक डायमेंशनल स्केप करेगा, जिससे हमारा अर्थ प्री इनहेबिटेड स्टेट में चले जाएगा, यानी एक मतलब 13.7 बिलियन ईयर पहले। तो बंदे कंफ्यूज, ये क्या है। ये बोलता है कि ये एक तरह का रीबूट है। इसी बीच में इसको है ना सैरसी को ये सारी बातें चल रही होती हैं, तो आवाज़ आ रही होती है कि जो भी तुम चीज़ें कर रहे हो इसको मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पे रोक दो, मैं हर चीज़ में तुम्हारी हेल्प करूँगा, बट प्लीज़ तुम्हें इस सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा। और सैरसी एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाती है, जहाँ पे सेलेस्टियल उससे बोलता है कि मैं इस सॉन्ग का अबॉर्ट नहीं कर सकता। तो फिर वो बोलती है कि हम कहाँ पर हैं। तो वो बोलता है, वो बताता है इसको कि ये लैक्यूना नाम की जगह है। तो वो पूछती है क्या ये आफ्टर लाइफ के बाद की जगह है। तो वो बताता है इसको क्या कि आफ्टर लाइफ और बिफोर लाइफ जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये एनर्जी वाली जगह है, जहाँ पे एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में, वेरियस फॉर्म में एक्सिस्ट करती है। तो ये पूछती है उससे कि अगर नहीं कर सकते आप दैट सॉन्ग, तो तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया क्यों। तो ये इसको बताता है कि मैंने इसको नहीं बुलाया, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जो तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड है और जो तुम्हारी विल पावर, जो तुम चाहती हो जो करना, उसने वहाँ पर बुलाया। तो बोलती हाँ माँ को प्रोटेक्ट करना। तो बोलता है हाँ बस यही एक दो सीक्वेंस है जो ये सारी चीज़ें कर सकता है, मुझे माँ की ज़रूरत है,
तुम लोगों से कम्युनिकेट करने की, इस जो प्लैनेट का फंक्शन है वो अपने उसमें अपलोड करने की। तो हमें इस मार्क की ज़रूरत है इस वर्ल्ड को बचाने की, जितनी भी चीज़ें इन सब को बचाने की। तो फिर वो बोलता है कि वो बोलती है एक्टिवेशन चैम्बर तो टूट चुका है। तो बोलता है हाँ, बट मकारी को रीजनरेट होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अबॉर्ड दिस सॉन्ग। वो कंफ्यूज, फिर वो बोलता है मकारी को दोबारा रीजनरेट होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अबाउट दैट सॉन्ग। तो बोलती तुम ये बोलना बंद करोगे? फिर अचानक से उसको कुछ क्लिक होता है। वो बोलती है एक बार दोबारा बोलोगे? तो वो बोलता है हाँ, कि मकारी को दोबारा रीजनरेट होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अबाउट दैट सॉन्ग। वो समझ जाती है कि क्या चल रहा है। अब इसको ये शुरू से ये बात पता थी कि अगर मकारी किसी तरह डिस्ट्रॉय होता है या फिर उसका जो एक्टिवेशन चैम्बर है किसी तरह न्यूट्रलाइज होता है, तो जो सारे फंक्शन थे उसके, वो इसी को सर्व करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इसको अपनी प्राइमरी पावर का यूज़ करके अपने आप को ट्रांसम्यूट करना है एक परफेक्ट मॉलिक्यूलर रेप्लिकेटर में, जो कि मकारी के हर एक सेल को रेप्लिकेट करेगी, उसके हर एक जीन को एकदम स्टैंडर्ड मैनर में, हर एक मटेरियल को एकदम स्टैंडर्ड मैनर में वो करेगी, मैनिपुलेट करेगी। जितने भी एवरी रेस्पिरेटर्स हैं उसके उनको, एक्टिवेटर्स हैं उनको, और जितने भी स्पेसिफिटी फैक्टर्स हैं उन लोगों को। ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, बट अब उसके पास कुछ अलग सी पावर हैं जो सेलेस्टियल ने दी है, यानी उसकी पावर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही पावर हो चुकी है। उनके पास ट्रिलियन ऑफ ल्यूकैन की पावर आ चुकी है अब, जिससे वो उसके ल्यूकैन में जाकर उसको इतनी पावर दे सकती है जिससे वो कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा अपने रियल फॉर्म में। यानी कि वो चाहती है, उसको सारी अपनी पावर देती है ल्यूकैन की जो उसके पास होती है, और वो उसको ज़िंदा कर देती है। बेसिकली ल्यूकैन वो जगह जहाँ पे ये लोग मरने के बाद जाते हैं, यानी कि अगर दोनों चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो ल्यूकैन में जाते हैं ये लोग। तो वहाँ पर ना जाती है, उसको पावर दे देती है, और यहाँ पर दूसरी तरफ ऐसा ब्लास्ट होता है हर जगह जहाँ जैसे कि सॉन्ग रुक जाता है अपने आप। देखने को मिलता है कि मकारी जिंदा हो चुका है, और सैरसी अब वहाँ पे पहुँच चुकी है। मतलब सैरसी ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया इन सब चीज़ों के लिए, और भाग के देखने को मिलता है कि सारे लोग, जितने भी सब लोग होते हैं, वो सब जाग चुके हैं। इधर थीना अपने लौंडे को पकड़ के रो रही होती है, पर तभी आवाज़ आती है मामा, और वो जाग जाता है, मतलब वो जिंदा हो जाता है। तो यहाँ पे वॉचर बोलता है फैसिनेटिंग पावर है तुम्हारे क्रीचर्स की, इतनी कि जो चीज़ जिंदा भी नहीं थी उसको भी कर दिया तुमने जिंदा। वैसे ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो हो रही हैं मुझे फ्लक्रम को बतानी चाहिए क्या? तो फिर वो सेलेस्टियल बोलता है कि वो लड़का सिर्फ उठा है बाकी सबके साथ, जबकि जैसे ये सॉन्ग एंड हुआ तो बोलता है वैसे वो लड़का सो रहा नहीं था, वो मर चुका था। तो यहाँ पे वो बात दोबारा रिपीट करता है सेलेस्टियल कि वो लड़का दोबारा उठ चुका है बाकी लोगों के साथ जब ये सॉन्ग एंड हुआ। तो यहाँ पे वॉचर समझ जाता है कि क्या कांड चल रहा है, तो बोलता है हाँ ऐसा ही हुआ है। मतलब बेसिकली है ना, ये इसने सेलेस्टियल ने एक लाइफ का वरदान दे दिया उसके लौंडे को खुश होकर, यानी कि यार अच्छा तरीके का बंदा है, ये दिखाने की कोशिश करी गई है, और वॉचर उसको अप्रिशिएट कर रहा है। नाउ इशू 7, और उससे पहले जाकर एक बार हाईलाइटेड कमेंट देख लो, उसको देखकर खुश हो जाओगे लिटरली। तो कहानी की स्टार्ट होती है कि एक स्पेस शटल स्पेस से गिर रहा होता है सीधा अर्थ की तरफ में, जिसके अंदर बैठे लोगों की फटके 4 हो जाती है। तभी वहाँ पे इकारिस आता है, इसको बचा लेता है और उन लोगों की जान बचा लेता है। इधर दूसरी तरफ मतलब यहाँ पे जो भी इनका जो अड्डा था वहाँ पर है ना, इन लोगों के फटके 4 है, सोच के ये कि है ना कि अब जो जितनी भी पावर थी वो सैरसी ने लगा दी मकारी को वापस लाने के लिए, यानी कि सैरसी ने अपने आप को सेक्रीफाइस करा। अब है ना मॉर्टेलिटी जैसी चीज़ है ना, इनको अब पता चली कि क्या होती है मॉर्टेलिटी जैसी चीज़, मतलब कि कैसा लगता है मरना। तो वो बोलता है हाँ मैं फील कर सकता हूँ मकारी। तो फिर वो बोलता है इकारिस को, वो बोलता है कि ये जितने भी ह्यूमन हैं वो सोचते होंगे कि अपनी लाइफ को एक बार सेक्रीफाइस कर दिया तो बस काम ख़त्म। तो फिर वो बोलता है कि ड्रग ने ज़रूर उस मॉन्स्टर को मैनिपुलेट करा होगा, यानी कि जो गिलगमेश था उसने इसलिए ये सब तोड़ा। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हारा ऑब्सेशन हमेशा ड्रग के लिए ख़तरनाक रहता है, तो अब मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अब बट एक चीज़ मुझे बताओ, तुम जीवराज को कैसे हैंडल करोगे? तो फिर वो बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, और आंखें चमकाता है। इधर दूसरी तरफ है ना, कहीं पर सैरसी अचानक से उठती है और देखती है तो बहुत सारे लोग होते हैं उसके आसपास, और एक बंदा आता है उसको वोट का ऑफर करता है। वो बोलती है कि मैं
क्या मैं मर चुकी हूँ? तो फिर वो बोलता है हाँ तुम मर तो चुकी है, तो मैं कहाँ हूँ? तो फिर वो बोलता है कि इसे वेस्टिब्यूल कहते हैं मेरी जान। और इधर दूसरी तरफ है ना, जो इकारिस होता है वो सारे लोगों को बता देता है कि इसने क्या कांड करा, मतलब ये छोड़ के भाग गया। इसने अपने आप की जो मेंबरशिप होती है, मतलब जितने भी ओलंपियंस थे उनसे अपनी मेंबरशिप तोड़ दी है। तो यहाँ पे किसी को पता नहीं चल रहा होता कि ऐसा हो भी सकता है। तो वो बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि सालों पहले गिलगमेश ने भी ऐसा ही करा था। तो अब ये क्या करने जाएगा वो हम सब जानते हैं। यहाँ पे जो होता है ये फैथोस बताता है कि अगर ये इसने हमसे रूल तोड़ दिया है तो जो भी ये कांड करेगा ना उन लोगों के साथ उनका हमसे कोई नाता नहीं रहेगा। यानी कि जो भी ये ड्रग के साथ करेगा उससे हमारा कोई नाता नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अपना खुद का मालिक हो चुका है, और यही हम सारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। क्योंकि अब जो है ना, यदि जो चैम्बर है वो भी टूट चुका है और अब एक ही लाइफ बची है, अब क्या होगा? तो फिर यहाँ पे मकारी बोलता है कि यही प्रॉब्लम नहीं है फैथोस, एक और प्रॉब्लम है। मुझे श्योर नहीं है बट कुछ अजीब है उसमें इकारिस में कुछ अजीब सा डिटरमाइंड है और बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो यहाँ पे जो स्पेस में आ जाता है इकारिस और उसको ढूंढ लेता है ड्रग का एरिया, और वहाँ पे सीधा अटैक कर देता है ड्रग के ऊपर, मतलब बढ़ जाता है। इधर वॉइसरॉय का है ना, ड्रग और लैकबा दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। ड्रग बोल रहा होता है कि है ना ज़रूर गिलगमेश को है ना जैक ने ही मैनिपुलेट करा है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों करा है। वो लैकबा उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो फिर और वो बोलता है कि सबसे बड़ी बात गिलगमेश के पास वो मेरे से पहले पहुंचा कैसे? तो वो बोलता है ड्रग इससे ज़्यादा तुम सिटीजन्स की परवाह करो। तो वो बोलता है मुझे सिटीजन की परवाह नहीं है। और आसमान में देखता तो दिखता है ओह शिट, यानी कि यहाँ पे आ चुका है इकारिस, सीधा एक पंच देता है इसको और है ना सारी चीज़ें तोड़ फोड़ के बहुत बुरी तरह पेलने लगता है। मतलब जितनी भी चीज़ें उठा उठा के पेलने लगता है इसको। तभी यहाँ पे दूसरे एक वो आते हैं एटर्नल्स और वो इसको बचाते हैं किसी तरह, मतलब इसको पेलते हैं। तो वो बोलता है कि मुझे शुरू से पता था कि तुम कभी अकेले लड़ ही नहीं सकते। तो वो उठता है बेचारा किसी तरह और वो बोलता है मेरे भाई तू रूल तोड़ रहा है हमारे, जो हम लोगों ने स्टेबलाइज करेगी थे कि तू हमारे यहाँ पे आके कुछ नहीं कर सकते। तो फिर वो बोलता है कि अब मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ, अब मैं जो कर रहा हूँ वो अपने दम पे कर रहा हूँ, मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है ओलंपियंस के साथ। जो भी एक्शन है वो मेरे खुद के हैं और जो भी डिसीजंस हैं वो भी मेरे खुद के हैं। तो फिर बोलता है ओह ये तो बहुत बोल्ड एक्शन ले लिया तुमने और बहुत ज़्यादा स्टूपिड भी। और तो सारे एटर्नल्स को मिलकर पेलने लगते हैं, बट वो सबको एक झटके में पेल देता है और उड़ जाता है। और एरमिस वगैरह सब उसके पीछे भागते हैं। तो वो एरमिस को रुकने के लिए बोलता है अपने साथ, ताकि कि जितने भी लोग हैं वो स्ट्रेंथ करें एक दूसरे को और उसको फॉलो करें। बट एरमिस भी चले जाता है पीछे। यहाँ पर वो बोलता है कि उसको पकड़ना, यहाँ पे जो लैग्बा होता है वो थोड़ा इंटेलिजेंट होता है। वो बोलता है इसको पकड़ना ठीक रहेगा, मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे भागना भी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रेंज लगता है। तो बोलता है पागल पागल हो गया तुम, हम ऐसे किसी बंदे को जानने नहीं दे सकते, जो हमारे घर पे आया हमको पेल के गया हम जाने नहीं दे सकते। तो बोलता है ओलंपियंस का क्या? तो फिर वो बोलता तुमने सुना नहीं, वो उनके साथ नहीं है, तो अब हम इसे ख़त्म भी कर सकते हैं। मतलब अभी इकारिस की जान खतरे में, इनको ऐसा लग रहा है। इधर दूसरी तरफ है ना एक्टिवेशन चैम्बर में ज्यूरास और पैथोस के साथ मिलकर उसको चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि पैथोस है ना दिमाग लगा रहा होता है, बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं वो टेक्नोलॉजिकल चीज़ों के साथ पूरी मैश्ड अप हो चुकी हैं। इतना खतरनाक कि इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि इससे पहले कि अगर ये फिगर आउट करें कि ये चीज़ पावर कैसे करती है एक लाइफ को, हो सकता है ये ख़त्म हो जाए बंदे, मतलब एक्सपेरिमेंट करते करते ही। यहाँ पर दूसरी तरफ है ना एरमिस उसका पीछा कर रहा होता है कि बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो एरमिस उसको पकड़ने वाला होता है बट वो उल्टा एरमिस को पकड़ देता है और एक चट्टान में घुसा देता है और बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पहला कि तुम्हारी जो टारगेट फिक्सेशन है वो, और दूसरी कि तुम हमेशा एक सुपर फ्लायर पहन के रखते हो। इधर दूसरी तरफ उधर वो है ना मार्क, वो ड्रीमिंग सेलेस्टियल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और बोलता है हमें बात करनी पड़ेगी, और कांटेक्ट हो जाता है और वो बोलता है हाँ चलो अब होड के बारे में बात करते हैं। मकारी बोलता है कि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सैर सिखाएं। तो फिर वो बोलता है कि मुझे नहीं पता। तो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। वो बोलता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरे भी बियॉन्ड होती है, जैसे जो कि हायर पावर को पता होती हैं, जो मुझसे ऊपर वाली पावर है उनके पास, कि जैसे लाइफ फोर्स कहाँ जाती है, इवन एटर्नल्स की लाइफ फोर्स कहाँ जाती है ये मुझे नहीं पता। अब मुझे मेरी बात पर अटेंशन करो, जो होड्स हैं वो आ रहे हैं। तो वो बोलता है तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है मैं दोबारा बोल रहा हूँ जो होड्स हैं वो आ रहे हैं।
तो बोलता नहीं, मेरा इस चीज़ से मतलब नहीं था, मेरा मतलब है तुम्हारी स्पीच वो नॉर्मल साउंड कर रही है, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं वैसे। तो फिर बोलता है कि मैं समझा नहीं इस बात को, बट हमें ये डिस्कशन कंटिन्यू रखना चाहिए, ये हमें असली मैटर पे आना चाहिए। तो माकरी बोलता है नहीं यार, मैं इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, पहले ये बताओ कि तुम हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो, क्यों मतलब यहाँ से चले नहीं जाते, या फिर खुद क्यों इन लोगों से होड़ से नहीं लड़ सकते अगर तुम्हें हमारी चिंता है तो। क्यों तुमने हम पर छोड़ा इस इम्पॉसिबल फाइट को, क्यों तुमने हमें चूज़ करा, क्यों मुझे, क्यों सैरसी को, क्यों उसे मारा गया। तो फिर वो है ना, एक और एटर्नल का गुस्से से चिल्लाता है कि एक और एटर्नल का नाम, यानी कि कॉरी फोस, वो अभी एक डीजे है वहाँ पर मॉन्टेरियल में, वहाँ पर जाओ और उसको पकड़ो, वो एक और स्लीपिंग एटर्नल है। वहाँ पर वो गुस्से में होता है और उसको जगा देता है। यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाता है, क्या वो गुस्से में था, नहीं यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे उधर वेस्टिब्यूल में बार में ये बार टेंडर होता है जो वो सबकी कहानियाँ सुना रहा होता है, मतलब जितने भी बंदे होते हैं यहाँ पे अपनी अपनी कहानी सुना रहे होते हैं। तो यहाँ पर ना सैरसी बोलती है मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ जैक कि ये प्लेस। तो वो बोलता है क्या क्या नहीं समझ पा रही हो कि एटर्नल भी मरते हैं, या हर चीज़ मरती है, इवन एटर्नल्स भी मरते हैं। और जब एटर्नल्स मरते हैं तो वो इस बार में आते हैं अपनी लाइफ को थोड़ा इन्जॉय करने, थोड़ा हैंग आउट करने। वेस्टिब्यूल या एग्जैक्टली वेस्टिबल, यहाँ पे वो आते हैं, रॉक ऑन करते हैं, और यूनिवर्स की जो सारी चीज़ें हैं वो यहीं पे आकर ना थोड़ी शांत सी हो जाती हैं। तो फिर वो बोलता है कि ये वो उसके बारे में। तो फिर वो बोलता है कि ना जो रोड्स हैं यहाँ के सिर्फ दो जगह जाते हैं, पहला तो रिएक्टिवेशन चैम्बर में जहाँ पे जाके तुम सारी चीज़ें भूल जाओगी, दूसरा ल्यूकिना में। तो फिर वो बोलती है कि हेवन। तो फिर वो बोलता है नहीं, अगर मैं होता तो इसे ये नहीं कहता। तो यहाँ पे ड्रीम स्पेस में है ना, वॉचर उसको समझाता है एटर्नल उसको सेलेस्टियल को कि इसे एंगर कहते हैं और ये एक इमोशन होता है। तो वो बोलता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो मेरे अंदर होना ही नहीं चाहिए था। तो फिर वो बोलता है कि तुम एक असाइनमेंट वो कर रहे हो ना, परफॉर्म कर रहे हो। तो बोलता हाँ, तो बस यही होता है, जब तुम अलग अलग जगह को डाटा कलेक्ट करते हो तो वो इमोशन के साथ मिक्स होके तुम्हारा इमोशन बनता है। तो फिर वो अपने आप को चेक करता रहो, बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो। तो फिर वो बोलता है कि चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं ब्रो, मेरे साथ भी यही होता है। तो फिर वो बोलता है कि मुझे अपने आप को शट डाउन करना चाहिए और अपने आप को एक ब्लैक होल में कन्वर्ट करना चाहिए। तो बोलता है क्या इससे काम बनेगा। तो बोलता है नहीं 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 नहीं, ऐसा अगर मैंने कर लिया तो मैं फ्लक्रम के लिए कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो बोलता है या तुम अपने आप को एक गुड मिशन के लिए डिस्ट्रॉय नहीं करोगे। इधर दूसरी तरफ सैन फ्रांसिस्को में ना इकारिस इन लोगों को अपने पीछे भगाते भगाते यहाँ पे ले आया होता है, और यहाँ पर है ना इन लोगों को कन्फ्यूज़ हो रही होती है क्योंकि ये लोग है ना वो उसको स्लो डाउन होते हुए देख सकते हैं इकारिस को। तो कुछ तो गड़बड़ है। तो वहाँ पर जाते हैं ना इसको कुछ हो जाता है, यानी कि जो एरमिस होता है उसको कुछ हो जाता है। तो वो बोलता है कि इससे पहले कि यहाँ पर कुछ हो हमें अटैक कर देना चाहिए, तभी एक लेज़र आके पड़ती है और यहाँ पे बोलता है क्या इससे पहले कुछ अजीब हो इसलिए हमें अटैक करना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे की सारी ये ना एक्समैन पूरी पूरी की पूरी टीम लेके यहाँ पर आ चुका होता है। नाउ इट्स टाइम फॉर इशू 8। तो स्टार्टिंग होती है वहीं से सैन फ्रांसिस्को से कि हर चीज़ की एक बेस्ट पार्ट होता है, वो होती है बिगनिंग। बिगनिंग हर चीज़ का एक बेस्ट पार्ट होता है। अब यहाँ पे एक हेल बिगनिंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी एक लड़ाई की, यानी कि एक तरफ है एंजल, वोल्वेरिन, साइक्लॉप्स, इकारिस, कोलोसस और बीस्ट, और दूसरी तरफ है एटर्नल्स, यानी कि पिक्सेल्स, पैनिक्स, ड्रग, वैम्पिरो, लैग्बा, एपेक्सा और एरमिस जो कि रायते की तरफ फैला हुआ है। वो कन्फ्यूज मतलब ड्रग पिनक जाता है कि तुम यहाँ पे म्यूटेंट्स को ले आए, और लेज़र छोड़ता है। बट यहाँ पर जो साइक्लॉप्स होता है वो लेज़र छोड़ता है जिससे उसको लग जाती है क्योंकि लेज़र में तो ये मास्टर है यार। उसको वो ड्रग इस बात से बहुत ज़्यादा पिनक जाता है और इन लोगों के बीच हो जाती है एक तगड़ी वाली फाइट। इधर लिटरली है ना जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है काम का, वो होता है बिगनिंग। अरे क्या होगा यार कि तुम बंच ऑफ मॉर्टल म्यूटेंट्स को गॉड के सामने लाकर खड़ा कर दो। वो तुम पहली चीज़ कि है ना गॉड हर चीज़ ले सकता है तुमसे जो तुम उसको दे सकते हो। दूसरी चीज़ वो तुम्हारी वाट लगा सकता है, तुम्हें 1 मिनट के अंदर डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट तीसरी चीज़ कि मैं क्यों एक्समैन को लाया हूँ इन लोगों से लड़ने के लिए, क्योंकि ये लोग काम करते हैं एक टीम की तरह, और लिटरली ये लोग टीम की तरह काम कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ ड्रग इसको मारने के लिए आ रहा होता है, बट ये लोग अच्छे से काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं। इधर दूसरी तरफ है ना अर्थ से
350 मिलियन माइल्स दूर पर है ना जो होर्ड्स आ रहे होते हैं, तो उनके पास आता है अपना ड्रीमिंग सेलेस्टियल उनको रोकने के लिए। वो बोलता है मुझे कुछ मत करना, मैं बस तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो बोलता है कि पागल पागल हो गया सेलेस्टियल। बोलता है अगर मुझे कुछ करा तो मैं ये क्वेश्चन तुम्हें है ना इसका जवाब फ्लक्रम को देना पड़ेगा और वो तुम्हें पनिश भी कर सकते हैं। वो बोलता है कि फ्लक्रम तुम्हें पनिश करेंगे, हमें नहीं, क्योंकि तुम्हें ये इजाज़त नहीं है बोलने की, है तुम्हारा फंक्शन नहीं है, तो दूर हटो। तो वो बोलता है कि मैं हट जाऊंगा और ये बात सच भी है, बट मैं तुम्हें बस एक एरर के बारे में बताना चाहता हूँ। तो बोलते कैसा एरर? तो वो बोलता है कि मैंने तुमको बताया है कि है ना जो अननोन सर्कमस्टांसेस थे, कि इतने टाइम से ना कोई भी इन्वेंशन नहीं हुआ था अर्थ पर, जिसकी वजह से उसकी जो एनर्जी है वो कुछ ज़्यादा ही अजीब तरीके से है ना एसेलरेट हो रही होती है, इंक्रीज़ हो रही होती है। और इसकी वजह से है ना जो तुम्हारी मैक्सिमम स्टोरेज स्पेसिफिकेशन है उस पर बहुत ज़्यादा ख़तरा बढ़ सकता है। तो बंदे कन्फ्यूज, मैक्सिमम स्टोरेज स्पेसिफिकेशन, ये क्या क्या बात कर रहे हो? और अगर क्या हो अगर हम इससे चीज़ों को एक्सीड कर दें हमारी मैक्सिमम स्टोरेज स्पेसिफिकेशन से? तो फिर वो बोलता है ऐसा कांड होगा जिससे ना ये पूरी की पूरी गैलेक्सी ख़त्म हो सकती है और तुम भी जो है अपनी लाइफ को, अपनी हार्वेस्ट को रिस्क में ला सकते हो। तो यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर वो बोलता है कि ये तुम अपने ओन रिस्क पे ये सब स्टार्ट कर सकते हो। तो बंदे अभी तक रुक जाते हैं कि उनको कुछ सोच रहे होते हैं। वो तो बोलता है कि मैं दोबारा बोलता हूँ तुम अपने रिस्क पे स्टार्ट कर सकते हो। तो बोलता है रुक जाओ, हमने सुन लिया है, बट हम कुछ अभी प्रोसेस कर रहे हैं। इधर दूसरी तरफ वेस्टिब्यूल में है ना यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलियन अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं। यहाँ कि यार जैसे कि मैंने बताया था हर प्लेनेट पे जाके वो सीड्स प्लांट करते थे। तो हर प्लेनेट के बंदे कुछ ना कुछ एटर्नल थे। तो यहाँ पे एक लेडी एटर्नल होती है, मतलब फीमेल एटर्नल होती है कुछ अलग प्लेनेट की, वो भी अपनी स्टोरी सुना रही होती है कि उसके प्लेनेट पे होर्ड्स वगैरह आए थे, तो कैसे कैसे क्या क्या कांड हुआ। यहाँ पे वो अपने लाइफ की हर एक चीज़ के बारे में बताती है, हर एक चीज़ के बारे में, जैसे एटर्नल्स, होर्ड्स उनके बारे में, और लास्ट इंसिडेंट वो क्या हुआ था यहाँ पे आने से पहले उनके बारे में, कि वो अच्छे से बहुत सारे डिवेंट्स और जो होर्ड्स थे उनसे लड़ रहे थे, फिर वो एंड हुई यहाँ पर आकर। और ये सारी जैसी बात अपने दिल की भड़ास सब कुछ निकल देती है, तो अचानक से वो बोलती है कि शायद मेरा टाइम आ चुका जाने का, और बूम गायब हो जाती है। तो सैर से हैरान कि जैक तुमने देखा? तो बोलता है क्या तुमने देखा? वो हाँ गायब हो गई। वो क्यों? पता है उसने अपनी हिस्ट्री फिनिश करी तो वो जा चुकी है। वो बोलती कहाँ? तो फिर वो बोलता है कि ये सारी चीज़ें थोड़ी ट्रिकी हैं, बट मैं तुमको सिंपली वे में बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने जैसे तुम्हें बताया कि दो चॉइस होती है तुम्हारे पास यहाँ पे आने के बाद, कि पहला कि रिएक्टिवेशन चैम्बर में दोबारा जाओ, वहाँ से रिएक्टिवेट होके अपने जो वर्ल्ड तुम्हें असाइन करा गया वहाँ पे जाओ और यहाँ की जो सारी यादें हैं वो तुम भूल जाओगे, दैट इज़ इजी पीजी। और दूसरा है तुम वहाँ पे जाओ, यानी कि जहाँ पे मैंने पहले बोला था जो वाली चीज़ थी है ना, वहाँ पे जाने के लिए जहाँ पे एनर्जी फॉर्म में रहेंगे। बट मैं एक अलग चीज़ वो एडवाइस करता हूँ जो नूबीज़ होते हैं उनके लिए, पता है क्या? कि बस यहीं पे रहो, यहाँ पे ये ड्रिंक पियो, और पता है सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे नशा भी नहीं चढ़ता, सो जस्ट एन्जॉय योरसेल्फ। इधर दूसरी तरफ अंटार्कटिका के हेडक्वार्टर्स में है ना ये लोग कंप्यूटर पे देख रहे होते हैं कि ग्रेविटेशनल स्कैनर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लग गया है। बंदे कंफ्यूज ये चीज़ है क्या, क्योंकि अपनी इंटायर लाइफ टाइम में ऐसी चीज़ नहीं देखी। तो यहाँ पे मार्क आता है और वो बोलता है कि वो बहुत सारे हैं, वो मिलियंस में है। तो फिर वो पूछते हैं क्या वो मकारी? तो वो बोलता है कि ये तो हमारा एंड है हमारे दोस्तों, क्योंकि होर्ड्स हैं वो। और यहाँ पर है ना ये लोग अभी भी जो एटर्नल और एक्समैन की फाइट यहाँ पे हो रही होती है, और यहाँ पे हमको पता चलता है कि लिटरली सबसे जो बेस्ट टीम है वो है ना पूरे यूनिवर्स की, मार्वल यूनिवर्स की, एक्समैन ही है, क्योंकि वो गॉड से लड़ रहे होते हैं, उनको हरा भी रहे होते हैं। यहाँ पे ना इकारिस को पंच मारता है या ड्रग और उल्टे में और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, बट अभी यहाँ पे बीस्ट है ना एक पाइप उठाता है और उसकी वाट लगा देता है। तो जो एंजल आता है वो उस लड़की को पकड़ के लेके आता है और बीस्ट पे फेंक देता है, जो कि सांप में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे वुल्वरीन आता है और लिटरली 4 टुकड़ों में डिवाइड कर देता है उसको। और ये लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से वाट लगा रहे होते हैं पूरी की पूरी एटर्नल्स की। इधर दूसरी तरफ यहाँ पर है ना होर्स बोल रहे होते हैं कि सेलेस्टियल सही बोल रहा है, क्योंकि इस प्लेनेट की जो लाइफ फोर्स है वो कुछ ज़्यादा ही हमारी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा, अगर यहाँ पे जाएंगे तो मर भी सकते हैं। तो फिर वो बोलता है क्या तुम वापस जाओगे फिर? तो बोलता है नहीं, वो बोलते हैं नहीं, हम एक चैनल क्रिएट करेंगे जो हमारी स्टोरेज को सीधा हाई फ्लक्रम में बाईपास करेगा, यानी कि यहाँ से जो भी चीज़ वो खाएंगे वो सीधा हाई फ्लक्रम में जाएगी, इनके स्टोरेज में नहीं आ पाएगी। ओह शिट।
यहाँ पे ना वो धमकाने की कोशिश करता है कि मैं बता दूंगा तुम्हारा जो डिसीजन है हाई फ्लक्रम को। तो वो बोलते हैं जा बता दे, हमने तेरी धमकी एक्सेप्ट करी, अब निकल यहाँ से। अबे बहरा बहरा है क्या? तो यहाँ पर उसकी आंखों में लिटरली गुस्सा होता है सेलेस्टियल की, जैसे कि वो हटेगा ही नहीं। इधर दूसरी तरफ बहुत सारे एक्समेंस के पास है ना सुपर स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो लोग थक रहे होते हैं। तो और अनफॉर्चुनेटली ये तो वॉर की बस शुरुआत भर है। और यहाँ पर है ना इसके ऊपर साइक्लॉप्स के ऊपर है ना एक बिल्डिंग गिरने वाली होती है टूटी फूटी, बट इकारिस उसको आके आके बचा लेगा आता है। और ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बट है ना ये ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे, इनको भी ये पता है। बट अब इकारिस की दूसरी चाल चलने का टाइम आ चुका है। और लिटरली यहाँ पर ये उसको गॉड क्या क्या बुलाता है, और फिर एक और बार दोबारा से भसड़ स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर है ना सारी चीज़ों को कंट्रोल करता हुआ ड्रग बोलता है कि बस होल्ड ऑन करो एटर्नल्स, क्योंकि ये लोग ये भी जो भी हैं ये ज़्यादा हमेशा के लिए फाइट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर है ना इकारिस आता है उसको लेते हुए, मतलब पंच मारते हुए बोलता है कि हमें इन्हें फाइट करने की भी ज़रूरत नहीं है कज़न, इन्हें बस चाहिए कि तुम्हारा क्रू डाउन हो जाए। बताओ इन्हें कि मैं थक चुका हूँ, उसको पेलता हुआ बोलता, बताओ इन्हें कि मैं थक चुका हूँ तुमसे लड़ता लड़ता, तुम्हारी बात अपने लीडर को सुनता हुआ, जुरास के रूल्स को प्ले करता हुआ। और उसको फिर पेलना रोकता है और बोलता है कि प्लीज़ ड्रग, अब फाइट और हेट उसको यहीं पे स्टॉप कर दो और मुझे ज्वाइन करो। वो बोलता है कि मेरे दूसरे प्लान से आकारिस। तो यहाँ पे लैगबा आसमान में देखता हुआ बोलता है कि मुझे लगता है ड्रग हमारे पास ज़्यादा चॉइस है नहीं, एक बार ऊपर देखो। और ऊपर देखते हैं तो लिटरली हॉर्ड्स आ रहे होते हैं यहाँ पे वो बोलता है लैगबा कि इकारिस मुझे लगता है ये लोग यहाँ पे डिनर के लिए आए हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर इशू 9, जो कि लास्ट इशू होने वाला है इस सीरीज़ का। अब कहानी सीधा शिफ्ट हो चुकी है 100 साल बाद, यानी कि फ्यूचर में। एक बंदे को, एक लॉन्डे को मिचेल नाम की लड़की यहाँ तक ढूंढते हुए आई होती है। और है ना यहाँ पर वो भी होता है, मतलब वो है ना वो बोलती है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली वो बताती है उसको। तो फिर वो लौंडा उससे बोलता है तो क्या ये तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हें यहाँ पे आना तुम्हारा आइडिया था? तो वो बोलती है अच्छा, तो अब वो तुम माइंड मैनिपुलेशन वाले ट्रिक यूज़ कर रहे हो जो तुम्हारे लोगों के सबसे फेवरेट वाले ट्रिक है। बाय द वे जो इसने एक ईमेल सेंड करी होती है इसको, और इसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है इससे, तो इसको एक चीज़ बताएगी। अब इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है सारी की सारी, मतलब लिटरली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है 1000 ईयर की। तो ये बताना स्टार्ट करता है कि क्या हुआ था। कि लड़की बोलती हाँ हाँ पता है इतनी बात कि आप एटर्नल्स हो, आप तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग ऑन द प्लैनेट, और आप जितने आप लिमिटेड नंबर्स में हो और 100 सालों से जी रहे हो। ये सारी बातें तो मुझे पता है कि क्या क्या हुआ था, बस जो 100 ईयर अगो जो पहले ऐसी चीज़ हुई थी वो बताइए मुझे, कि जिसको साइंटिस्ट भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। उन लोगों ने इसको ऐसी एपिकलिप्स का नाम दिया था जो कि कभी पहले हुई नहीं। और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है प्रेजेंट टाइमलाइन का सीन, जहाँ पे कि सारे के सारे एटर्नल खड़े होते हैं होड की तरफ में। और इकारिस बोलता है कि वुल्वरिन और बाकी इसके सारे के सारे एक्समैन है ना जो सिविलियंस हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे जितनी कोशिश हो सके अपनी पूरी जान लगा के, और इन लोगों से सिर्फ हम एटर्नल से फाइट कर सकते हैं। तो और ये लोग जुड़ जाते हैं फाइट करने के लिए ये बट है ना वो होड्स इन सब पे बहुत तगड़ी तरह अटैक कर देते हैं जितने भी एक्समैन होते हैं। यहाँ पर है ना फैथोस बताता है कि शायद होड्स इनिशिएट हो चुका है जुरास। तो जुरास पूछता है कि कहाँ? तो फिर वो बोलता है कहाँ, ये मत पूछ, ये पूछो कि कहाँ कहाँ नहीं हुआ है, हर जगह पे लगभग पूरा वर्ल्ड, लगभग तो और जापान तो लगभग पूरा ख़त्म ही हो चुका है। तो यहाँ पर है ना अब बहुत सारे वो ट्रिलियंस बंदे हैं, अब उनको ख़त्म करना पड़ेगा। वो तो थीना से पूछता है, तो वो थीना बोलती है बस ख़त्म करेंगे। तो फिर वो बोलते हैं कि वो लड़की पूछती है, मिचेल पूछती है उससे कि ये चीज़ें कैसे ख़त्म हुई, ये आपने बताया नहीं। तो फिर वो बोलती है कि वो बोलता है अपना गैस लगाओ। तो फिर वो बोलता है कि वो समझ नहीं पाती है, और वो बोलती है कि आपने उन होर्ड्स को कैसे ख़त्म करा? बोलता है हाँ वो होर्ड होते हैं, वो वर्ल्ड रीपर होते हैं, वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है, जो भी उनके सामने आता है मारा जाता है। मुझे मेरे एक कज़न ने बताया था कि उसके साथ में यानी कि सेल वहाँ पे क्या हुआ था टाइटन ग्रह पे, कि यहाँ तक कि एटर्नल्स भी उससे बच नहीं पाए थे, टाइटन वाले ख़त्म कर दिया गया था। तो बॉयज़ इससे क्या सीख मिलती है बॉयज़, कि जो अपना लौंडा है हरा मतलब बैंगनी कलर का थैनोस, वो भी एक एटर्नल है।
सच में एक एटर्नल है। यहाँ पे एटर्नल पूरी जान से लड़ रहे होते हैं उनसे, और यहाँ पे देखने को मिलता है कि जितने भी सारे एटर्नल्स होते हैं ना, ड्रग की साइड वाले और इकारिस की साइड वाले, वो सारे के सारे एक साथ होकर लड़ने लगते हैं इन लोगों से, क्योंकि अब आपस में लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे जो वैम्पायर होता है उसकी वाट लगा दी जाती है, तो है ना अपने लोगों की वाट लगते हुए देख कर है ना, यहाँ पे इकारिस बोलता है चलो साउथ की तरफ मूव करो, तो फिर वो बोलता है नहीं इकारिस, हमें यहाँ पे ड्रीमिंग सेलेस्टियल की तरफ मूव करना चाहिए। ड्रग बोलता है, इकारी से बोलता है क्या बात कर रहे हो भाई, हमें ओलंपिया जाना चाहिए। तो वो बोलता है इतना टाइम नहीं है। तो वो बोलता है पागल मत बोलो, हमें बहुत सारे उनकी ज़रूरत है, एटर्नल्स की ज़रूरत है यहाँ पे आने के लिए। तो वो बोलता है नहीं, हमें ज़रूरत है यूनी माइंड फॉर्म करने के लिए, ये ताकि कि हम सेलेस्टियल पे कंट्रोल कर सकें, और अगर हमने जब कंट्रोल कर लिया उस पर तो हमारे पास गॉड की पावर होगी और हमारे पास यही आखिरी मौका है, तो बोलो। तो फिर वो बोलता है बट हमें इन सब चीज़ों के लिए प्राइम एटर्नल की ज़रूरत है। तो वो बोलता है अपनी आंखें खोलो इकारिस, जो प्राइम एटर्नल के लिए सिर्फ ज़रूरत होती है द चूजन वन की, मेजर फ्रॉम द मेजोरिटी पीपल। और यहाँ पर देखो क्या है, अ मेजोरिटी ऑफ पीपल। यहाँ पर ना वो होता है, यानी कि वैम्प्रो होता है, वो मर जाता है, लिटरली ऑन द स्पॉट मर जाता है और पहुँच जाता है वेस्टिब्यूल में। तो यहाँ पे देख के सब हैरान, शहर से आती भागती भागती, वैम्प्रो क्या चल रहा है सब, क्या होर्ड्स अटैक कर चुके होते हैं उस पर। तो यहाँ पे ना उसको समझ नहीं आ रहा था वैम्प्रो को ये चल क्या रहा है। तो यहाँ पे ना जैक बोलता है हे सैरसी, अभी अभी लौंडा मरा है, सांस तो लेने दो उसको। इधर दूसरी तरफ डीन स्पेस में उसको समझ नहीं आ रहा था, यानी कि सेलेस्टियल को ये सब चीज़ें चल के आ रही हैं, यानी उसने अपनी सारी ताकत आजमा ली है जो भी उससे हो सकता था, बट अर्थ को शायद श्योरली ख़त्म होना पड़ेगा। तो वॉचर बोलता है इस वर्ल्ड में कोई भी, यूनिवर्स में कोई भी चीज़ नहीं है जो श्योरली हो, तो फिर अब तुम्हारी बात है, ये तुम पे अपील करता है कि तुम क्या करोगे। तो फिर वो बोलता है कि मैं अपील कर सकता हूँ उन लोगों से, यानी कि फ्लक्रम से। तो वो बोलता है जाओ करो। तो वो बोलता है मैं वॉचर, मैं तुम्हें वॉर्न दे रहा हूँ, वॉर्न कर रहा हूँ इस बार भी कि कोई भी सजेशन मत दो किसी भी बंदे को। तो वो बोलता है अच्छा तो तुम क्या करोगे फिर, लोगों को मरने दोगे ऐसे बस और खड़े होते हुए देखोगे। और यही बात है ना, मतलब इसने इसको भी कही थी, मतलब सेलेस्टियल में एक बार वॉचर को भी कही थी स्टार्टिंग में, जब कॉमिक पढ़ते हुए में हमने देखा था कि ये बंदा देखता रहता है और उसकी कंप्लेंट उससे करेगा फ्लक्रम से, बस देखता ही रहता है। तो यहाँ पे भी वही कर रहा है। तो फिर वो बोलता है कि तुम जानते हो ये एनोमली जो तुम्हें फील हो रही है अंदर से, इलेक्ट्रिक पल्स इम्पल्स टाइप की, जो रैंडमली तुम्हें फीलिंग जगा रही है, पहले तो ये ऐसी होती है, फिर हर साइकिल के साथ ये और ज़्यादा बढ़ती जाती है। इसको पता है ह्यूमंस क्या कहते हैं, कंसिस्टेंस। और यही तुम्हें एकदम रिकॉग्नाइज करवाती है कि क्या अच्छी चीज़ है क्या बुरी चीज़ है। और ये सब मुझे समझने में सेंचुरीज लग चुकी हैं। अब ये तुम पे चूज़ होता है कि तुम्हारे पास अगर फ्री विल है तो तुम क्या करोगे। तो फिर वो बोलता है वॉचर ये बात नहीं है कि मैं क्या करूँगा, बात यह है कि मुझे क्या अलाउ है करने का। इधर दूसरी तरफ सारे जितने भी जो अभी के एटर्नल्स हैं, यानी जितने भी हम ड्रग के पास होते हैं और इकारिस, सारे ना यहाँ पे आ चुके होते हैं सेलेस्टियल के पास, ड्रीमिंग सेलेस्टियल के पास में। अब यहाँ पर है ना वो लैग्बा बोलता है कि सब ने हम एक बंदे को चूज़ कर लिया है, यानी कि उसको इकारिस को चूज़ करा होता है, तो ड्रग मान नहीं रहा था इस सारी चीज़ पे। तो है ना जो बाकी के एटर्नल होते हैं वो चिल्लाने लगते कि भाई अबे पागल वागल है क्या बे तू, अभी हम नहीं करेंगे तो सारे के सारे मारे जाएंगे, वो नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि कारिस बोलता है रहने दो, अगर जब तक सब रेडी नहीं होंगे तो ये कांड नहीं होगा। तो यहाँ पे लैग्बा बोलता है अगर तुम चाहते हो कि इतने बंदों से कांड हो जाए तो ये पॉसिबल भी नहीं है। तभी आवाज़ आती है, तभी तो मैं पूरी की पूरी फैमिली को यहाँ पे लेके आया हूँ। और अजैक आ गया होता है यहाँ पर पूरे के पूरे सब जितने भी सारे एटर्नल्स होते हैं उनको लेकर, और वो बोलता है कि देखा ब्रदर मैंने सारा का सारा काम कर लिया, यानी कि अजैक। और ये लोग सारे अजैक को हीरो समझने लगते हैं और हम जानते हैं कि अजैक ने क्या क्या कांड करे हैं। इधर है ना इधर वो यहाँ पे ना वो उसको भी पता चल चुका है सेलेस्टियल को ये क्या कर रहे हैं, कि ये है ना एक यूनिमाइंड फॉर्म कर रहे हैं उसकी बॉडी के साथ। यहाँ पे अजीब चीज़ें हो रही हैं, ब्लैक एंड वाइट या फिर उससे भी ज़्यादा, यानी अगर ये कोड इनको ख़त्म कर सकते हैं तब इनकी बारी ये भी वही करेंगे। और ये लोग निकल पड़ते हैं उससे लड़ने के लिए, और लिटरली सारे के सारे जो होर्ड्स होते हैं उनसे लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे मिचेल पूछती है कि वेट अ मिनट ये होर्ड्स क्या है। तो वो बोलता है वेल ये ग्रुप ऑफ कुछ ग्रुप ऑफ ऐसी चीज़ें हैं जिससे एटर्नल्स है ना फाइंड नहीं, मतलब लड़ नहीं सकते किसी भी चीज़ से, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती। तो वो जो जितने भी एटर्नल्स होते हैं एट द टाइम पे वो अपनी सारी एनर्जी मिला के एक ऐसी चीज़ फॉर्म करते हैं जो जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हो और वो सारी चीज़ें हैंडल कर सके, तो हम उसे यूनिमाइंड कहते हैं। तो फिर वो पूछती कि तो इसे पहले क्यों नहीं यूज़ कर लिया। तो वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसको जनरली 2 से ज़्यादा बंदे कर सकते हैं, उससे वो ज़्यादा नहीं कर, उससे कम नहीं कर सकते। और अगर
थोड़ा भी गलती हो जाती है तो है ना यहाँ पे मतलब याददाश्त जाने का भी खतरा होता है लाइफ टाइम के लिए। और ये चीज़ लिटरली, बट उस टाइम पे जितनी भी चीज़ें थी लिटरली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। यहाँ पे वो उससे लड़ रहा होता है बट जितने भी होर्स होते हैं सारे आके ना उससे चिपक जाते हैं। और ड्रीमिंग सेलेस्टियल एक बहुत तगड़ी लाइट छोड़ता है जिससे जितने भी चिपके हुए होस्ट होते हैं ना वो सारे वेपोराइज हो जाते हैं। अब ड्रीमिंग स्पेस में वॉचर उससे बोलता है कि ड्रीमिंग सेलेस्टियल, मैं तुम्हारी डायरेक्ट अप्रोच को ज़्यादा प्रेफर करूँगा क्योंकि देखने पे लग रहा है कि ये ज़्यादा देर तक इन लोगों से लड़ नहीं पाएंगे। तो बोलता है आई अंडरस्टैंड, अब मेरे पास एक ही चॉइस रह गई है, अब मुझे फ्लक्रम से जाके अपील करनी पड़ेगी। बट मैं उनसे जाके अपील करूँगा तो ये सारी चीज़ें कोई सेंस नहीं बनाएंगी। एक ऐसा क्वेश्चन जो कि कोई सेंस नहीं बनाएगा अर्थ को सेव करने का, जो कि टोटली लॉजिकल है। बट अगर एक तरफ अगर ये मैंने उनसे जाकर बोला और वो मान गए तो अर्थ बच जाएगी। बट अगर दूसरी तरफ अगर ये मेरा जो सारी चीज़ें उनको भी वो उसी तरह मतलब इलॉजिकल लगी तो मेरा फंक्शन पूरा डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा, मुझे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो फिर वो बोलता है वेल तो क्या करोगे। तो फिर वो बोलता है कि ह्यूमंस वर्ल्ड में एक कहावत थी जो मुझसे आज तक नहीं समझ में आएगी, डैम्ड इफ़ यू डू डैम्ड इफ़ यू डोंट। अगर करोगे तो भी पछताओगे, नहीं करोगे तो भी पछताओगे, तो क्यों ना करके पछताया जाए। तो ये पहुंच जाता है वेस्टिब्यूल और वहाँ पर जाके जैक से बोलता है तुम फल्क्रम हो ना। तो वो बोलता है हेलो सेलेस्टियल। तो वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं अंदर से टूट चुका हूँ। तो बोलता है कैसे। तो वो बोलता है क्योंकि मेरी है ना जो प्रोग्रामिंग है वो चेंज हो रही है। तो बोलता है अच्छा वो कैसे। तो वो बोलता है कि मेरी जो डिसीज़न मेकिंग है वो इतनी ज़्यादा होनी नहीं चाहिए थी, वो मेरी है ना ज़्यादा प्रेफर कर रही है एकदम जो प्राइमरी कोडिंग थी उससे ज़्यादा। तो बोलता है अच्छे से डिस्क्राइब करिए इसे। तो वो बोलता है कि डिसीज़न मेकिंग थी जो वो मेरे प्रोग्राम में ज़्यादातर होनी नहीं चाहिए थी। बट जैसे टाइम टू टाइम आता जा रहा है जो मेरे रीज़न हैं मतलब डिसीज़न मेकिंग की जो पावर है मेरी वो बिना अननोन रीज़न के बढ़ती जा रही है। जैसे कि मैं आज जिस चीज़ के लिए आया हूँ वो टोटली इलॉजिकल रिक्वेस्ट है। तो बोलता है क्या है वो रिक्वेस्ट कि अर्थ को छोड़ दो। तो बोलता है कि मैं ये कर दूंगा बस अगर मेरे 2 क्वेश्चन का जवाब दो। पहला क्यों। तो वो बोलता है क्योंकि और उसको कुछ होने लगता है, अपना सर पकड़ने लगता है क्योंकि मुझे। और अचानक से सारे सबके देख के फट के 4 क्योंकि उसके सर पे चेहरा आ जाता है, मतलब उसका जो हेलमेट की जगह उसका एक फेस आ जाता है। बोलता है क्योंकि मुझे चिंता है इन सब की, मतलब बिकॉज आई केयर। क्या बोलता है ओके। तो यहाँ पे ना वो भी अपनी पूरी पावर में आ जाता है जैक। हमको पता चलता है कि यही फ्लक्रम है। बोलता है कि मैं शुरुआत से ही बिग बैंग के टाइम से ही ऐसे बंदे की तलाश में था। टाइम बीतता गया, यहाँ पे मैंने बहुत सारे जो इनमेरेजेबल अमाउंट में है ना वो प्लैनेट्स थे उन पे सीड करते रहा जो थी। बट कोई भी आज तक ऐसा बंदा नहीं मिला। बहुत सारे एटम जो सेलेस्टियल्स थे वो आए जिनके पास पावर थी, वो आए इवॉल्व हुए ज़्यादा बड़े, कोई बहुत सारे क्लोज भी आए गए थे मेरे। बट तुम पहले हो ड्रीमिंग सेलेस्टियल जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा और अब तुम वो इंडिविजुअल बन चुके हो। अब तुम मेरे डिवाइस नहीं रहे, अब तुम्हारे पास वही पावर है जो मेरे पास है, जो हमारी पावर अब सिमिलर हो चुकी हैं। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन का टाइम आ गया। पहला क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम मतलब फ्यूचर टाइम लाइन में यहाँ पर वो मिचेल उससे पूछती है तो आगे क्या हुआ। तो वो बोलता है तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ होगा, क्या उसने उसको प्रॉमिस करा होगा और वो वहाँ पे बैक चले गया होगा और यहाँ पर सारी चीज़ें ठीक हो गई होंगी। सो फिर वो बोलती कि और अगर बाकी एटर्नल्स को क्या हो गया, क्या हुआ। तो फिर वो बोलता है कि मैं ज़्यादातर श्योर नहीं उस बात में क्योंकि अज़ाक ने कभी यूनिमाइंड में पार्ट नहीं लिया था क्योंकि उसका मानना था कि है ना ये इस चीज़ में वर्क नहीं करेगा और उसका पार्ट लेना ज़्यादा ख़तरनाक होगा और वो आज तक हमें वापस मिला नहीं। और बाकी तो फिर वो बोलता है कि पैथोस है ना वो अभी रिएक्टिवेशन चैम्बर में काम कर रहा है, मैं उसके पास हर हफ्ते जाता हूँ खाना वाना लेकर। और वो बोलती है और बाकी। तो फिर वो बोलता है बाकी और कोई ज़िंदा ही नहीं बचा। तो वो बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर वो बोलता है कि तुम शायद बोल रही हो हमारा रिएक्टिवेशन चैम्बर अभी तक ठीक नहीं हुआ है और बाकी सारे अभी तक यूनी माइंड में ट्रैप्ड हो चुके हैं, तो फिर बस तुम 3 ही बचे हो। तो बोलता हाँ बस यही, अब तुम्हारी बारी, तुम्हारे पास कुछ था हमारे लिए। अब ये मैजिक बुक देती है जिसमें बहुत सारे मतलब कांड लिखे होते हैं। लिटरली इनके पास जो पावर हो वो बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी। वो उसको पावर वो बुक देती है और वो एक क्वेश्चन पूछती है अगर
उनमें से बंदे में से हो, तो आपने मेरा माइंड वॉश क्यों नहीं करा, मतलब याददाश्त क्यों नहीं मिटा दी और सीधा बुक ले लेते मुझसे। तो वो बोलता है कि मेरी मदर ने मुझे थीव तक की तरह रीज नहीं करा, और आंखें ब्राइट करता है और उस लड़की की याददाश्त मिटा देता है। देख रहे हो, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और वो कन्फ्यूज हो जाती है, वेल मैं क्या कह रही थी। तो फिर वो बोलता है कि आप ड्रिंक मांग रही थी। तो बोलती सॉरी मैं आपका नाम भूल गई। तो वो बोलता है माय नेम इज़ जॉय, जॉय अथिना, यानी कि थीना का लौंडा। यहाँ पे ना ये आ जाता है अब जो बाकी के एटर्नल्स होते हैं इनके पास, यानी सबसे झूठ बोला इसने उससे झूठ बोला और ये बताता है यहाँ पर। तो वो बोलता है कि इकारिस बोलता है कि ह्यूमन लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। तो बोलता है हाँ हाँ पिछली बार गए थे तो क्या कांड हुआ था, आपने बताया था ब्ला 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 ब्ला। तो मकारी बोलता है मान ऐसा मजाक मत उड़ा उन लोगों का, माना कि वो छोटी लाइफ जीते हैं बट वो बहुत बड़े बड़े कांड पैदा कर सकते हैं, हमारे लिए वाट लगा सकते हैं लिटरली। तो अब कहाँ पे जाना है, अब जाना है इनको जापान में, जहाँ पे कुछ अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं डिविएंट्स की। तो ये बोलता है ओके अब मज़ा आएगा ना। मकारी बोलता है नहीं सॉरी बड़ी, बट तुम्हारा टाइम आ चुका है कि तुम अपनी मॉम और डैड जो ग्रैंड पा है उनके साथ डिनर करो, उन लोगों के पास डिनर करने के लिए जा रहा है, और बाकी चीज़ हम संभाल लेंगे क्योंकि अभी हमारे हंड्रेड्स बंदे अभी भी बाहर हैं। यानी समझ रहे हो दया, इसने बोला कि अभी सब खत्म हो चुके हैं बट हंड्रेड्स सही सलामत बच चुके हैं, यानी कि उसने सबको बख्श दिया जो हमारा वो था, जो भी था, है ना। तो इसी के साथ ये कॉमिक यहीं भी ख़त्म होती है। लिटरली ये जेन्युइन था, लिटरली सच में जेन्युइन था, जेन्युइनसी का लेवल देखा एकदम मस्त। और जहाँ तक कि मुझे फ्लक्रम की बात लग रही है ना, तो ये फ्लक्रम है ना देख, वन अबव ऑल का एक छोटा पार्ट है। यानी कि हम जानते हैं कि वन अबव ऑल इन सब में सबसे बड़ा है, उसी की तरह है एक फ्लक्रम। और जी कि मुझे लगता है इनका है ना जो सेकंड जो छोटा सा पार्ट होगा वो होगा फ्लक्रम, जिसके पास वन अबव ऑल की सारी पावर है। और अब अपना ड्रीमिंग सेलेस्टियल भी उसी की तरह बन चुका है लिटरली, जो कि ऑसम है यार। तो बेसिकली वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4 ने पूरी की पूरी एक स्टोरी कवर करी है कि पहले तो वो था लौंडा, यानी कि स्प्राइट, उन लोग उसने इन सब की याददाश्त मिटा दी थी यूनिमाइंड क्रिएट वेट करके। फिर उन लोगों ने किसी तरह लोगों को मतलब अपने आप को वो करा रियलाइज़ कि क्या है, पर उसी बीच ड्रीमिंग सेलेस्टियल जाग चुका था वाट लगाने के। और ड्रीमिंग सेलेस्टियल का काम था उन लोगों को जानकारी देना फ्लक्रम वगैरह को यहाँ पर, बट होड्स आ चुके थे इन लोगों की वाट लगाने के लिए, तो इन लोगों को किसी तरह रोकना था। और इसी बीच इनके कुछ जो सिविल जो लफड़े थे वो भी चल ही रहे थे। तो बेसिकली ये सब था। तो होप करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएगी। लिटरली यार 9 इशू एक उसमें कवर करना कोई हलवा बात थोड़ी ना है। तो इसी बात पे यार थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबा ही देना ताकि कि सारी नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले आ सके। और लोगों को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए, फैमिली मेम्बर्स को भी सुनाओ और दोस्तों को भी सुनाओ सारी कहानी, क्योंकि जो भी है बस इसी चैनल पे है और सारी चीज़ें ऑसम ही ऑसम है। और पहले भी इन्फिनाइट फ्रंटियर की पूरी सीरीज़ आ चुकी है, वॉल्यूम 3 आ चुकी है ऑलरेडी इसकी, एटर्नल्स की, और 4 भी आ चुकी है। और इन द लास्ट आपके लिए एक काम है कि टाइम लैप्स, यानी जितनी भी कॉमिक्स हैं उनके टाइम लैप्स लिखो कमेंट सेक्शन में, और जो भी सबसे पहले लिखेगा उसको पिन करा जाएगा। और जितनी भी फीलिंग्स थी इस कॉमिक को लेकर और आने वाली मूवी को लेकर, यानी कि एटर्नल्स की आने वाली मूवी को लेकर, वो सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो कमेंट्स में। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, जो भी चीज़ें हैं वो शेयर कर सकते हो। कैसे एक्सपीरियंसेस रहे वो भी, और कौन सी कॉमिक अगली चाहिए वो भी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय। दिस वॉज द कॉमिक टेलर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन, नेट एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। फॉर द मोर कॉमिक्स जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।